नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं आज अपना जो है एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉइंटर। पॉइंटर से तात्पर्य ये होगा कि हम जो 2 दिन मतलब 2 लेक्चर में जो आज दो जो हम 2 लेक्चर में साइंस के जितने भी क्वेश्चन अब तक आर ओ या पीसीएस में आए हुए हैं उसको हम देखेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं, वो इम्पोर्टेंट सिर्फ टॉपिक रहेंगे। इस साइंस से कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो सिर्फ देखेंगे। जैसे कि विटामिन से हो गया, रोग से हो गया, और रसायन विज्ञान से 1-2 पोर्शन जो हो गया, और साथ ही साथ जो आप देखेंगे भौतिकी के क्षेत्र से जो क्वेश्चन हो गए, वो कुछ इम्पोर्टेंट जो पेटेंट क्वेश्चन होते हैं जो आते ही आते हैं उनको हम देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये जो 2 वीडियो यानी 2 घंटे में जो हम अपनी पीडीएफ पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमको पीसीएस के साथ साथ आरओ में भी हमको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें मिल ही जाए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे जा चुके होते हैं या तो फिर इनके आने की संभावना हो जाती हैं। चलिए इनको हम देखते हैं आज। और हमारे जो पीडीएफ जो हमने इस वीडियो को बनाने के लिए अपने हैंड रिटन जो हमारे पास नोट्स है, इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। कुछ इस प्रकार के जो नोट्स हैं मैं उनको पढ़ूंगा और ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। क्योंकि ये पीडीएफ बनाते वक्त जो मेरा पेपर है वो आगे पीछे हो गया है था, तो कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं से हम साइंस पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री के एक दो पॉइंट आ जाएं, तो उसको मिस मत करिएगा, वो भी कंप्लीट करिएगा। और मैंने इसको एक मतलब कि पूरे जो अब तक के पीसीएस और साथ ही साथ आरओ में जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जो पेटेंट जो हमेशा क्वेश्चन रिपीट ही होते थे उनका एक बंच है ये, बस और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा क्या है, उनका एक बंच है, बस उसी को हम लोग रिपीट करते हैं कि जो हमारे हर एक से साइंस हो गया, हिस्ट्री होगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उनको हम कंप्लीट कर लें, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। तो आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, आज हम साइंस का पॉइंटर कंप्लीट करेंगे जो 2 वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है केवल एग्जाम। और ये वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, और अपने को सुझाव देना है तो कमेंट भी करिए। मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रश्न है वह उत्तर कैसे आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि ऑब्जेक्टिव में जो 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं बस उसका नाम दिख जाएगा तो वो भी आपको याद हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आज साइंस का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो विटामिन के सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, जो बायोलॉजी के सेक्शन से पेपर आता है। विटामिन में नामकरण, क्या है, विटामिन का नामकरण किसने किया था? कैसिमर पंक ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन का नामकरण किसने किया था, तो कैसिमर पंक ने किया था। खोजकर्ता कौन थे विटामिन के? वो थे हाकिंस और लुलिन थे। कार्य क्या होता है विटामिन का? उपापचयी क्रिया का करना, साथ ही उत्प्रेरक का कार्य करना, और ऊर्जा नहीं देता। ये ध्यान रखिएगा, विटामिन से ऊर्जा नहीं देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन ऊर्जा नहीं देता है। विटामिन कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है जल में घुलनशील विटामिन को याद रखना है। बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ए, डी, के, ई ये जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ ये ध्यान रखें जल में घुलनशील विटामिन कौन से, बी और सी, बाकी बचे हुए सब वसा में घुलनशील होते हैं। अब है मानव शरीर, विटामिन जो है मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। विटामिन जो है मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अपवाद में विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 जो है ये जो संश्लेषित किए जा सकते हैं। विटामिन डी कैसे? धूप से मिल जाएगा। विटामिन के और विटामिन B12 ये अपवाद है, ये संश्लेषित किया जा सकता है। अदरवाइज और भी जो विटामिन है वो जो है वो एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं। अब विटामिन ए के बारे में, अब विटामिन के प्रारंभ से पढ़ते हैं। विटामिन ए हमने क्या क्या पढ़ लिया विटामिन में? विटामिन का नामकरण किसने किया? कैसिमर पंक ने किया। खोजकर्ता कौन थे विटामिन के? तो हॉकिंस और लुलिन थे। विटामिन का कार्य क्या होता है? विटामिन का कार्य होता है उपापचय क्रिया को बढ़ाना, उत्प्रेरक का कार्य करना, ये काम होते हैं। लेकिन ऊर्जा देने का काम विटामिन का नहीं होता है।
विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? बी और सी, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। याद करने का सिंपल तरीका है, जल में घुलनशील विटामिन सी, बी और सी को याद कर लीजिए, बाकी बचे हुए वो वसा में हैं। अब उसके आगे क्या पॉइंट था? विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, मतलब मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन अपवाद में कुछ बनाया जा सकते हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12, ये जो है मानव शरीर में बनते हैं। अब विटामिन ए से प्रारंभ करते हैं। विटामिन ए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ए प्रकार के विटामिन को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। जिससे कौन सा रोग होता है? जिससे रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए टू को क्या कहते हैं? जीरो फैटाल कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे जीरो थैलेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो थैलेम्पिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। विटामिन ए टू की कमी से क्या होता है? इसमें आंखें जो हैं, आंखें सदैव सूखी रहती हैं, मतलब कि आंखों में सूखापन हमेशा आएगा। आपने देखा होगा डेंगू के बाद ये अक्सर देखने को मिलता है। उसके बाद आंखों में आंसू आते रहना, जिनके आंखों में से आंसू आता रहता है वो किसकी कमी से आता रहता है? वह कमी रहती है विटामिन ए टू की कमी होती है, जिसे कहते हैं जीरो फेंथॉल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं विटामिन के एक एक और क्या काम होते हैं। विटामिन एक काम होता है आंख त्वचा का संक्रमण से बचाए रखना, आंखों को त्वचा के संक्रमण से बचाए रखना। और ये यकृत में बनते हैं। यकृत कहाँ संचित होते हैं? ये यकृत में संचित होते हैं। याद रखना है, विटामिन ए कहाँ होते हैं? वो यकृत में संचित होते हैं। स्रोत क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से विटामिन ए आप मिल सकता है? आपको गाजर से, मक्खन से, दूध से, अंडा से। आपको इस पर इंपॉर्टेंट क्या रखना है? सबसे पहले विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल, जिससे रतौंधी नामक रोग होता है वो। हाँ, और ये कहाँ संचित होते हैं? वो यकृत में संचित होते हैं। और कहाँ कहाँ से मिलते हैं? दूध सब में कॉमन रहेगा, अंडा सब में कॉमन रहेगा। अब है विटामिन सी। विटामिन बी हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि विटामिन बी की श्रृंखला बहुत लंबी है, देखिए इधर वाले पेज में, तो हम इनको एक अलग से कवर करेंगे। लेकिन अभी सीधा हम जा रहे हैं विटामिन ए के बाद विटामिन सी से। इसका नाम क्या रहता है? वैज्ञानिक नाम विटामिन सी का स्कॉर्बिक रहता है। ये किस में प्राप्त होते हैं? ये खट्टे फल में प्राप्त होते हैं, जैसे आंवला। हाँ, ये इसका अपवादिक आंवले में प्राप्त होता है। गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। जो विटामिन सी होते हैं, अगर आप उनको गर्म करेंगे विटामिन सी वाले फल को, तो क्या होगा? उसमें से जो विटामिन सी होगा वह नष्ट हो जाएगा। और मसूड़ों के लिए सहायक होते हैं। जो मसूड़ों में तक की बीमारियां होती मसूड़ों के लिए, उनके लिए विटामिन सी जो है लाभदायक रहते हैं। और विटामिन सी के क्या फायदे होते हैं? इससे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। घाव को जल्दी भरने में भी सहायक होते हैं। जब कहीं चोट लग जाता है तो घाव भरने में विटामिन सी लाभदायक होते हैं। ये कैसे प्राप्त होते हैं? या हरी मिर्च, पपीते से, पीले रंग से, ये सब प्राप्त होते हैं। और पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? ये देखिए, मैंने ये पॉइंट किए हुए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे बहुत शॉर्ट में लिखा है, आपको पढ़ के इसलिए बता दूं कि आपको समझ में एक बार याद रहे। पपीते का पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैरिक्लोजेंथ्रिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? कैरिक्लोजेंथ्रिन है। अब हम विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। याद रखिएगा, विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी कैसा है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से क्या होता है? बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है, इसमें हड्डियां ऐसे हो जाती हैं पैर की। और वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमेलिसिस हो जाता है। ऑस्टियोमेलिसिस जो गठिया रोग होता है वही एक प्रकार का होता है, ऑस्टियोमेलिसिस होता है, जो कि वयस्कों में होता है। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे हम। हाँ, अब आएगा विटामिन ई का नाम। विटामिन डी को बस कैसे, क्या नाम वैज्ञानिक? कैल्सीफेरॉल, धूप से प्राप्त होता है। ये कॉमन, ये आपको पता, अगर आपने अभी तक पढ़ा है, रिवीजन करा रहे हैं, कोई आएगा नहीं, मतलब कि बस एक क्विक रिवीजन सीरीज के तौर पे इसको देखिएगा। बस इसको आप केवल क्विक रिवीजन सीरीज के तौर पर देखिएगा। हम रिपीट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही होगा विटामिन डी सूर्य से मिलता है। अब आएगा विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन ई कैसे प्राप्त होता है? विटामिन ई प्राप्त होता है अंकुरित बीजों से प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह मूंगफली और अंडा से भी प्राप्त होता है। ठीक है, और विटामिन ई से क्या हो रहा है? विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा? जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। ठीक है, और इसको मतलब विटामिन ई की कमी को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पत्ते वाली सब्जियों को खाना चाहिए।
अब नंबर आता है विटामिन के का, जिसे नेप्थी क्यूलोन कहते हैं, जिसे या तो फिलो क्यूलोन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसकी कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ध्यान में रहिए, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। विटामिन के की कमी से क्या रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके सूत्र क्या होते हैं विटामिन ए को पाने को? तो इसके स्रोत होते हैं टमाटर, हरी सब्जियां होते हैं। अब चलिए विटामिन बी, जो कि आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है, उसको देखते हैं। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? राइनोफ्लोबिन कहते हैं। विटामिन बी3 को क्या कहते हैं? निकोटिनोमाइड कहते हैं, या इसे नियासिन कहते हैं। विटामिन बी5 को क्या कहते हैं? पेंथापोथिक अम्ल कहते हैं। विटामिन बी6 को क्या कहते हैं? पायरिडिक्सियान कहते हैं। विटामिन बी7 को क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। विटामिन बी9 को क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल कहते हैं। विटामिन बी12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालियम कहते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन बी1 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। इससे कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 का नाम भी देख लेते हैं हम, रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। अब इसमें क्या होता है? इसकी कमी से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कमी आती है। किसकी कमी? बी1 की कमी से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कमी आती है, जिससे क्या होता है? वृद्धि कम हो जाता है, और साथ ही साथ वृद्धि भी कम होता है, और किडनी में भी संक्रमण हो जाता है। तो किडनी में संक्रमण का क्या कारण होता है? विटामिन बी1 होता है। अब विटामिन बी12 को पढ़ लेते हैं। इसे किलोसिस कहते हैं। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? किलोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? होठों के कोणों में परिवर्तन आ जाता है। मतलब होठ होते हैं उसमें जो है दिक्कत होती है। और क्या होता है? लार का लगातार बहना। जो लार का लगातार बहना होता है, किसकी कमी से होता है? विटामिन बी2 की कमी से होता है। ये देखिए, यह पढ़ना होगा। अब हमको इसके आगे का पढ़ना था, लेकिन वो इससे कहीं हट गया हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो है सैकराइड, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पाइलोसैकराइड पढ़ने जा रहे हैं, पोलोसैकराइड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब मोनोसैकराइड देख लेते हैं। मोनोसैकराइड जो है वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। मोनोसैकराइड क्या करता है? वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसको हम एक बार विटामिन में रिसर्च कर ले, अगर आप कहें तो लाइन से पढ़ा देते हैं। कहाँ चला गया है? जब वो फोटो खींची जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि बराबर से फोटो आनी चाहिए, तभी जो है वो बन पाता है सही से। वैसे क्या होगा? पढ़ने का वो जो रहेगा एक क्रम हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जी नहीं है, कोई बात नहीं है, बीच में आएगा ही आएगा, मुझे पता है कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाया। बीच में कहीं आएगा, नहीं आएगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब आएगा मोनोसैकराइड क्या होता है। मोनोसैकराइड से क्या होता है कि ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। बस आप एक क्वेश्चन की तरह इसको पढ़िए, बस क्वेश्चन सामने आंसर की तरह। मोनोसैकराइड क्या होता है? मोनोसैकराइड से हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। अब ये ब्लड में जो होता है, ब्लड में ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, नेचुरल मीठा शर्करा जो है फल से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज कैसे प्राप्त होता है? ये नेचुरल मीठा होता है। ये इसको प्राप्त कैसे होता है? ये फल से प्राप्त होता है। अब है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज से क्या होता है? दूध के पाचन के बाद लैक्टोज जो मिलता है वो ग्लैक्टोज होता है। ग्लैक्टोज किस काम में आता है? ग्लैक्टोज जो आता है वह दूध पाचन के काम में आता है। अब है डाइसैकराइड, ओलिगो। ये होते हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज होते हैं। सुक्रोज में क्या है? चीनी है। चीनी जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाकर बनता है।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर सुक्रोज बनता है और ये गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होता है। अब लैक्टोज क्या होता है, दूध की शर्करा का जो काम आता है उसे लैक्टोज कहते हैं, जिसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कहते हैं। अब माल्टोज, माल्टोज कहाँ से प्राप्त होता है, ये मेवे से प्राप्त होता है, अंकुरित चना से प्राप्त होता है, सूखे फल, काजू बादाम, हाँ सबसे ज़्यादा से होता है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त इसी से होती है, किससे होती है, माल्टोज से होती है। मान लीजिए प्रश्न बन जाए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, वो माल्टोज से प्राप्त होती है। जब दो ग्लूकोज मिलते हैं तब एक माल्टोज बनता है, ये ध्यान रखिएगा। दो ग्लूकोज के कण एक माल्टोज के कण बनते हैं। अब है पोलोसेक्राइड। पोलोसेक्राइड में क्या होता है, स्टार्च होता है और दूसरा जो आप देखेंगे सेलुलोज होता है। स्टार्च जो मार्ड कहते हैं, वो स्टार्च कहाँ से प्राप्त, वो आलू और चावल से प्राप्त होता है। अब मार्ड का काम क्या होता है, दवाइयों के प्रयोग में कैप्सूल बनाना। जो हम कैप्सूल दवा खाते हैं ना, जो कैप्सूल का ऊपर वाले जिसके अंदर दवा भरी रहती है, वो जो कैप्सूल होती है, जो आवरण होता है, वो किससे, उससे मांड यानी कि स्टार्च से बना होता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है, वह करता है टाइलिन करता है। टाइलिन कहाँ पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है लार में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। टाइलिन किस काम में आता है, टाइलिन काम आता है स्टार्च को पचाने के काम आता है। स्टार्च कैसा है, स्टार्च एक पोलोसेक्राइड एसिड है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसी बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है, मतलब कि बाकी से जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका पाचन कौन करेगा, वो इमाइलेज करेगा। हाँ, इजाइम जो है, एंजाइम जो है वह पाचन करता है। एंजाइम का पाचन होता है कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ से एंजाइम कहाँ से आता है, अग्नाशय से आता है और छोटी आंत में उसका पाचन होता है। अब है, आप देखेंगे सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट ओट्स में पाई जाती है और जई की हील्स में पाई जाती हैं। ये सब क्वेश्चन आए हैं, आपको ध्यान चाहिए, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उसको बस रिवीजन कर रहे हैं। अब है प्रोटीन की बारी। अब नंबर आया प्रोटीन। प्रोटीन का नामकरण किसने किया, मुल्डार ने किया। प्रोटीन का नामकरण मुल्डार ने किया। शब्द किसने दिया, वो दिया है बर्जलिन ने, इसका शब्द दिया है। कार्य क्या होता है, कोशिका का मरम्मत करना और मजबूत करना। प्रोटीन का काम क्या होता है, कोशिका की मरम्मत करना और मजबूत करना। क्या निर्माण करता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से इसका निर्माण होता है। 45 ग्राम प्रोटीन कम से कम, हाँ मतलब कि जो एक, मतलब इसके निर्माण में, मतलब प्रोटीन के निर्माण में जो आपको कम से कम 45 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए आपको, ये होता है। निर्माण में क्या होता है, अमीनो अम्ल होते हैं। निर्माण कैसे, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 22 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे 20 जो होते हैं, 20 में देखेंगे 20 का विभाजन कैसे होता है, 10 तो पाए जाते हैं भोजन में, 10 पाए जाते हैं शरीर में। सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है 42%, वो किसमें होता है, वो होता है सोयाबीन में। उसमें ऐसे ही सीधा प्रश्न बनेगा कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्ल से। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 22 प्रकार के होते हैं। ये दोनों विभाजन भी याद रखना है, 10-10 करके, 2 का इसमें कहीं विस्तार नहीं था। और सर्वाधिक प्रोटीन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन में। सोयाबीन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश में। ऐसे आपको याद रखना है। अब प्रोटीन के प्रकार देख लेते हैं। दाल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोलेमिन। प्रोलेमिन, दाल की प्रोटीन, जो दाल में हमें प्रोटीन मिलता है उसे प्रोलेमिन कहते हैं। मटर में जो प्रोटीन मिलता है उसे कहते हैं फैसिओलिन कहते हैं। गेहूं में जो प्रोटीन मिलता है उसे ग्लूटीन कहते हैं। इस ग्लूटीन प्रोटीन के कारण गेहूं जो पिसता है, आटा बनता है, उसको हम सानते हैं तो वो सन जाता है, इसी प्रोटीन के कारण सन जाता है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन मिलता है। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन मिलता है। अंडे में एल्ब्यूरिन प्रोटीन मिलता है। रक्त में क्या मिलता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन मिलता है। मक्का में जीन प्रोटीन मिलता है। कपास में गैसोपिन मिलता है, ये याद रखना है, कपास में गैसोपिन मिलता है। और अस्थियों में ओसिन मिलता है। अब देखेंगे कीरेटिन और कैरोटीन में अंतर क्या है, मतलब कीरेटिन जो प्रोटीन पाया जाता है और कैरोटीन प्रोटीन में अंतर क्या होता है। कीरेटिन जो इसमें छोटी मत है, कीरेटिन प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा। और वो क्या होता है, अल्फा में कौन आएंगे, अल्फा में आएंगे बाल, नाखून, चोंच, खुर, सींग, ये सब किस में आएंगे,
ये आएंगे अल्फा प्रोटीन। किसका अल्फा प्रोटीन? केराटिन का अल्फा प्रोटीन। और बीटा में क्या आएंगे? केराटिन के बीटा में कौन से प्रोटीन है वो आएंगे? उसमें आएंगे मकड़ी का जाल आएगा, जो मकड़ी के जाल बनता है वो भी प्रोटीन से बनता है। रेशम आएंगे और गासमीसर रेशम आएंगे। ठीक है। अब कैरेटीन क्या होता है? कैरेटीन होता है पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक वर्णक होता है। कि गाजर का पीलापन किससे आता है? कैरेटीन के कारण। पत्तियों का पीलापन किससे आता है? कैरेटीन के कारण आता है। गाय में दूध का, जो गाय का दूध देखिए ना हल्का पीला होता है, उसका रंग थोड़ा चेंज होता है, वो कैरेटीन के कारण होता है। कैरेटीन, ये देखिए शब्द देख लीजिएगा, हो सकता है केरोटीन लेते गलत हो जाएगा। कैरेटीन होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना? 1.1, देखिए ये लिखा हुआ 1.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है उसके बाद, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पूरे विश्व में सबसे सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जा रहा है पूरे विश्व में? पूरे यूनिवर्स में, मान लीजिए पूरे यूनिवर्स को विश्व यहाँ लिख दिया है, क्योंकि एग्जाम में हमने यूनिवर्स लिखा था, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन में हिंदी में विश्व लिखा हुआ था, तो हमने दोनों लिख दिया है। तो आपको ध्यान में चाहिए, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अब रासायनिक तत्व देख लेते हैं। रासायनिक तत्व शुद्ध होते हैं क्योंकि यह केवल एक तरह के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। इनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन रूपण जो होता है वो होता है, ये भी पूछा गया है, 2882 में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो होता है 2882 में होता है। क्रियाशील धातु कौन कौन सी है? सबसे ज्यादा कहते हैं पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर आयरन है। सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु देखना है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? वो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? वो आर्सेनियम है। अब आगे देखेंगे प्राकृतिक कठोर धातु। जब प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर धातु कौन सी है? वो हीरा है। और अप्राकृतिक रूप से जो सबसे कठोर धातु कौन सी है? वो प्लेटिनियम है। बहुत कठोर तथा बहुत तन्य कौन सा होता है? वो नाइक्रोम होता है। ये ध्यान रखिएगा आप कि ये होता है। अब आगे देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कठोर और बहुत तन्य, मतलब बहुत कठोर भी है साथ ही साथ तनता भी है, वो कौन है? नाइक्रोम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? वो है यूरेनियम परमाणु भार है। हाँ, जिसमें 238.30 तथा घनत्व जो होता है उसका भार कितना होता है? 238.20 होता है, तथा घनत्व कितना होता है उसका? यूरेनियम का 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। मोती का रासायनिक संरचना, जो मोती की रासायनिक जो संरचना होती है, रासायनिक संरचना वो कैसी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ध्यान रखिएगा, मोती की रासायनिक संरचना पूछी गई है, यही लाइन पूछा गया, मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, CaCO3। एक एग्जाम में पूछा गया था, सीधा कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था, तो दूसरे एक एग्जाम में मैंने ये देखा था कि उसमें CaCO3 भी लिखा हुआ था। तो ध्यान रखना, CaCO3 आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी याद होना चाहिए। अब है मोती के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो मोती के जो मुख्य अवयव हम देखेंगे, आप पाएंगे एरागोनाइट प्लस कंचियोलिन लिखा तब पाए जाते हैं। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एरागोनाइट है और कंचियोलिन है। ये ध्यान रखना है आपको, कंचियोलिन है। अब उसके बाद मणिका और नीलम रसायन कौन से हैं? वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के हैं। सोडियम को मुक्त अवस्था में सोडियम को मुक्त अवस्था में ना रख कर उसे केरोसिन, जो केरोसिन का केला था उसमें डुबा कर रखते हैं। आपको ध्यान रखना है एकदम अच्छे से कि सोडियम को हम खुले में नहीं रखते हैं, सोडियम को हमेशा केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब है सोडियम लैंप पीली रोशनी देता है। जो पीली रोशनी देता है उसमें क्या होता है? वो सोडियम लैंप होता है। जो पीली रोशनी जो लैंप दे रहा है वो सोडियम लैंप होगा। मरकरी लैंप में आपको श्वेत यानी सफेद और नीलम रोशनी मिलेगी, नीली रोशनी मिलेगी। याद रखना है, सोडियम लैंप में आपको पीली रोशनी मिलेगी और सफेद रोशनी चाहिए तो आपको सोडियम और मरकरी लैंप आपके पास होना चाहिए। प्रतिदीप्ति लैंप में मिश्रित रोशनी होती है। सूर्य के प्रकाश
के समान होती है। पारा वाष्प तथा आर्गन होती है। अति मुलायम अति मुलायम खनिज जो होगा वो टाल्फा जो सोप और स्टोन मुख्य मैग्नीशियम सिलिकेट है। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घर में नहीं होता है वो क्या होता है, वो कैल्शियम सल्फेट होता है, ये याद रखिएगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसको कहते हैं CaSO4 दो लेडिनियम और सीरियम का मिश्रण होते हैं, या भारत में केरल के तट पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मोनोजाइटिस अयस्क कहाँ पाए जाते हैं, केरल पे तट पर पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, अब है माइका। माइका जो है वो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। माइका क्या है, माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। माइका ऊष्मा का चालक तो होता है, मतलब कोई चीज गर्म होगी तो उसका हीट आएगी, लेकिन विद्युत जो उसमें नहीं बहेगी। हाँ, तो माइका कैसा होता है, ऊष्मा का चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। वैद्युत उद्योग में यह कच्चा माल यूज होता है। तो माइका कैसा होता है, ये कच्चे माल के रूप में यूज होता है। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। पारा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए देखिए जब हम लोग का वो मापा जाता है, बीपी मापा जाता है, तो उसमें जो ना एक ऊपर भागता है पारा, वो पारा भागता है क्योंकि उसमें ऊष्मा का चालक होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है वो, इसलिए पारा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ऊर्जा का नहीं, ध्यान रखिएगा, या विद्युत का नहीं। अब है धातु जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनियम जल या भाप से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती है। मतलब कुछ धातु ऐसी हैं जो जल से क्रिया नहीं करती हैं, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जो है वो नहीं कार्य करती हैं। हेमेटाइट से लोहा, मोनोजाइट्स रेत से थोरियम और पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये पूछा गया है एग्जाम में, तभी मैंने लिखा हुआ है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जितने मैंने लिखे सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हेमेटाइट से क्या होता है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। मोनोजाइट्स रेट से क्या प्राप्त होता है, मोनोजाइट रेट से थोरियम प्राप्त होता है। और पिच पिच ब्लेड से क्या प्राप्त होता है, यूरेनियम प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब उसके बाद देखते हैं बैलाडीला की खान। कहाँ है बैलाडीला की खान, वो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है। बैलाडीला कहाँ से क्या प्राप्त है, हेमेटाइट प्राप्त होता है। हेमेटाइट क्या होता है, लोहे का अच्छा अयस्क होता है, जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। हेमेटाइट लोहे का अच्छा अयस्क होता है। मेनेजाइट्रेट किसका अयस्क होता है, अयस्क होता है थोरियम का। और पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है, वह यूरेनियम का होता है। अब अर्जेंटीना, चांदी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, अर्जेंटीना में पाई जाती है। चांदी जो होती है वो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होती है। जो चांदी होती है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक होती है। एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से बना होता है। एल्युमिनियम किसका अयस्क है, वो बॉक्साइट का है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम मिलता है, कहाँ मिलता है, ये तो कहीं लिखा नहीं है इसमें, तो यार मैंने लिखा था शायद, चलिए कोई नहीं। ये इतना याद रखिए कि एल्युमिनियम क्या है, बॉक्साइट से बनता है। अब तांबा, तांबा का क्यूरोपाइड है। पारा का सीनेबार है। जिंक, जिंक क्या है, कैलामाइन है। लोहे पर जंग नहीं लगने देना, उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब कि अगर लोहे में जंग नहीं लगना है तो जिंक का प्रयोग किया जाता है। पारद धातु मिश्रण यानी कि युक्त पारद युक्त मिश्रण मिश्रित होती है। हम अमल अमलगम, अमलगम जब पारा किसी धातु के मिश्रित धातु बनाएगा। टांका मिश्रित धातु, जो टांका होता है वो किसमें कौन कौन धातु मिली, तो उसमें टीन और शीशा मिला होता है। टीन का प्रतिशत 32 होता है और शीशे का प्रतिशत कितना होता है, वह आप देखेंगे कि 68% होता है। अब कांसा, कांसा जो होता है वो तांबा और टीन से बनता है, जिसमें तांबा का प्रतिशत 88 होता है और टीन का प्रतिशत 12 होता है।
जर्मन जर्मन सिल्वर, इसे निकेल कहते, जर्मन सिल्वर क्या कहते हैं, निकेल कहते हैं, और सोल्डर को टीन कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यानी क्लोरीन और हाइपो मतलब सोडियम, हाँ ये याद रखना है आपको। पीतल, पीतल क्या होता है, वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। पीतल किससे बनता है, तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। कांसा आपका तांबा और टीन से मिलकर बनता है, ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों चीज। फोटोग्राफी में क्या होता है, वह सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। बस यही सीधा सीधा ध्यान रखना है कि फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। अब है पीतल का रंग फीका। पीतल का रंग फीका क्यों पड़ता है, वो पड़ता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पड़ता है। जो पीतल होता है उसका रंग फीका किस लिए पड़ता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण उसका रंग फीका पड़ता है। स्टील की कठोरता किसमें आती है, कार्बन की मात्रा के कारण से स्टील की कठोरता आती है। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होती, जो कहने मतलब जो स्टेनलेस स्टील होती है वो ज़्यादा ऊष्मा सह सकती है, जबकि साधारण स्टील होती है ऊष्मा नहीं सह सकती है। इसीलिए इस्पात में इसका गुण क्रोमिनियम मिलाने से उत्पन्न होता है। जंग रहित लोहा बनाना है तो क्रोमिनियम मिला दीजिए उसमें, तो वो जंग रहित लोहा बन जाएगा। स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु में क्या होगा, लोहा, क्रोमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बन होगा। हाँ, स्टील में कार्बन जो होगा वो 0.1% से 2% होगा। अब औषधि संबंधित कुछ आ जाएगा। खाद्य संरक्षण और पोषक औषधि देख लेते हैं क्या है, इसमें क्या क्या आएगा। खाने की वस्तु का परीक्षण करने के लिए क्या होता है, कोई खाने की वस्तु कैसी, उसके परीक्षण के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा, उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाएगा। सोडियम बेंजोएट मिलाकर तरकीब से खाने का परीक्षण किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला वो क्या है, NaC7 है, ये देखिएगा, ये C7 है, H5O2 है, ये ध्यान रखिए। फलों के रस को सुरक्षित रखने में क्या यूज होता है, सोडियम बेंजोएट यूज होता है। जो फलों का जो रस होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। अब है प्रशीतन, मतलब जो कोल्ड स्टोरेज होता है, खाद्य पदार्थों में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। अब आगे पढ़ेंगे। तो जो प्रशीतक होता है, मतलब ठंडी जगह में क्या होता है, वो क्या करता है, ठंडी जगह जो फलों या सब्जियां जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं प्रारंभ होती हैं उनको धीमा कर देता है। घरेलू प्रशीतक में क्या मिला रहता है, फ्रेऑन मिला रहता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में चारकोल का प्रयोग, हाँ उसे क्या कहते हैं, वो चारकोल क्या कहते हैं, एनिमल चारकोल कहते हैं। मतलब जो कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, चारकोल का प्रयोग करते हैं, और उस चारकोल को क्या कहते हैं, चारकोल को कहते हैं एनिमल चारकोल कहते हैं। अब उसके बाद है शहद का घटक देख लेते हैं कि शहद में क्या क्या होते हैं। शहद में फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज, सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है, फिर ग्लूकोज होता है, फिर सुक्रोज होता है, फिर माल्टोज होता है, फिर जल होता है। ये क्रम याद रखना, ऐसे क्रम में ही क्वेश्चन पूछा गया कि शहद के घटक बताइए, चार ऑप्शन अलग अलग आगे पीछे करके बना दिया था, तो ये वाला ऑप्शन सही था जिसमें फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा आएगा। फ्रक्टोज के बाद ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज के बाद सुक्रोज आएगा, सुक्रोज के बाद माल्टोज आएगा, और माल्टोज के बाद जल आएगा। अब उसके आगे देखते हैं। एस्परटेम एक कृत्रिम मधुरक है, यह सुक्रोज या सामान्य चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। जो आप लोग देखते हैं ना कि एक आता है बूंद से चुआ दे, 2-3 बूंद चुआ दी, बहुत मीठा हो जाता है, कई चम्मच चीनियों के बराबर एक बराबर काम कर जाता है, वो क्या होता है, वो होता है एस्परटेम होता है, एस्परटेम होता है। एस्परटेम एक कृत्रिम मधुरक होता है जो कहते हैं शुगर फ्री मीठा भी रहता है, तो वो यही होता है। अब है एस्परसेन कहाँ से मिलता है, तो एक पेड़ से मिलता है। ये होता है एंटी पायरेटिक होता है ज्वार आने पर। अब है शांतिकारक औषधि। जो शांतिकारक औषधि में क्या मिला होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड मिला होता है। मतलब ना जो लोग बहुत ज़्यादा किसी मानसिक विकृति से जूझते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं,
तो उनको जो औषधि दी जाती है उनसे मिला पोटेशियम ब्रोमाइड मिला रहता है। ये याद रखना है, शांतिकारक औषधि कौन होती है? वो होती है पोटेशियम ब्रोमाइड होती है। दूध उदाहरण है इमाइल्सन का है, यानी कि पायरस का है। दही में जो जीवाणु पाया जाता है, दही में जो जीवाणु पाया जाता है उसे कहते हैं लैक्टोबैलिसिस कहते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं हम अपमार्जक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने पीडीएफ जो पेज हमने बनाए थे वो लाइन वार से बनाए थे, लेकिन फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचने के बाद जब हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो हमने फोटो तो भेज दी ऐप में स्कैन होने के लिए। अब जैसे जिसकी एमबी ज़्यादा रहती है तो उसको वो पहले या बाद में स्कैन करता है। जैसे जिसकी एमबी कम है उसको पहले स्कैन करके सेलेक्ट कर दिया, और उस चीज़ को मैंने गौर से देखा नहीं। मैं पेपर में तो अपने सही से लिखा हुआ था लाइन बाय लाइन में, लेकिन इसमें आगे पीछे से सेटल हो गया। अब मुझे अगर सही बताऊंगा, मुझे पता भी चल जाता तो मैं सेट ना कर पाता कि एक एक फाइल को कैसे सेट करें, तो फिर हर एक पेज को अलग अलग फाइल में खोल के देखना पड़ता, जो बहुत ही लेंदी काम हो जाता। आप ये सारे क्वेश्चन जो मैं इसमें लिखा हुआ हूँ, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जब आप 4 ऑप्शन वहाँ देखेंगे तो एक जो ऑप्शन है वो पहले क्लिक होगा और वही टिक करना रहेगा आपको कि हाँ, क्योंकि अगर आप पहले पढ़े रहेंगे वो क्वेश्चन को तो जाहिर सी बात है वही ऑप्शन क्लिक करेगा दिमाग में। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी हमारे प्रश्न को पढ़ रहे हैं या हमारे नोट्स को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपमार्जक। वनस्पति तेल साबुन बनाने में यूज़ होता है। जो साबुन बनाने में किसका वनस्पति तेल का यूज़ होता है? साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन क्या करता है? वो ग्रीस जो हमारे हाथ में मैल जमी रहती ग्रीस होती है उसको हटाता है। वह हटाने किसके तरह होता है? वह पायरीकरण के द्वारा हटाता है। अपमार्जक में क्या काम होता है? ये शोधन अभिकर्ता होते हैं, कठोर या मृदु जल से क्रिया करते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से क्रिया नहीं करते। अपमार्जक सबसे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया नहीं करते हैं। अपमार्जक कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया नहीं करते हैं। जल का पृष्ठ तनाव घटाते हैं। अपमार्जक का और का क्या काम होता है? ये चारों ऐसे मतलब ऑप्शन लिख के आए हुए हैं कि अपमार्जक का काम क्या होता है। ऑप्शन 1 शोधन अभिकर्ता काम में, ऑप्शन 2 मृदु और कठोर जल की क्रिया से, ऑप्शन 3 ऐसे नीचे बन के फिर चारों लिख के फिर नीचे कहते वो लिख दिया था पहला दूसरा तीसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके लिखा हुआ था। तो अपमार्जक के ये सारे काम हैं। और क्या करता है? जल का पृष्ठ तनाव भी कम करता है। अब फिर सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सिलिकेट का यूज होता है। अब इनका यूज किस में होता है? इसमें चूर्ण सूक्ष्म रहेगा और चूर्ण की क्षारीयता को बनाए रखेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उर्वरक। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं उर्वरक के बारे में पढ़े जा रहे हैं। हाँ ठीक है। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, गेहूं खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग होता है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में 47% आप देखेंगे तो वो नाइट्रोजन मिलता है। यूरिया, ये जो यहाँ फॉर्मूला लिखा होता है, का उत्पादन में CO2 का यूज किया जाता है। तो यूरिया उत्पादन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। अब जो है अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट एक क्या है? मिश्रित उर्वरक है। यूरिया, हाँ, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट सभी रासायनिक उर्वरक हैं। कैसे हैं ये सभी रासायनिक उर्वरक? ये पूछे गए थे, मतलब कि यूरिया, सुपर फास्फेट या पोटेशियम कैसे हैं, ये कैसे हैं, नीचे ऑप्शन लिखा तो सभी रासायनिक उर्वरक हैं। ह्यूमस जो होता है वो जैविक मृदा को लेटराइट मृदा में बदलता है। अब ओजोन जल को सूक्ष्म जीवों को मार देता है। जो ओजोन होता है, ओजोन में जल होता है, वो सूक्ष्म जीवों को मार देता है, ओजोन का। हाँ, अब है मेसान की खोज, वो हिडेके युकावा ने की थी। अब है पॉजिट्रॉन की खोज, वो सीडे एडमसन एवं UF हेस ने की थी। मच्छर भगाने वाली दवा में क्या मिला रहता है? उसमें एलिथीन मिला रहता है, एलिथीन मिला रहता है, ध्यान रखिएगा। जो मच्छर भगाने वाली दवा होती है, ये क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन ऐसे ही सामने लिख के आया है कि मच्छर भगाने वाली दवा में क्या मिला रहता है?
तो मच्छर भगाने वाली दवा में मिला रहता है एलिथीन मिला रहता है। आग बुझाने में CO2 अभिक्रिया करती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तुन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है। अग्निरोधक कपड़ा में क्या मिला रहता है? एल्युमिनियम सल्फेट यूज होता है। जो हम लोग ने फायर ब्रिगेड वाले लोग कपड़ा पहनते हैं, एल्युमिनियम जो अग्निरोधक होते हैं, उसमें क्या मिला रहता है? अग्निरोधक वस्त्र में उसमें एल्युमिनियम सल्फेट का यूज होता है। मच्छर प्रतिकर्षण में पायरेथ्रम जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है एक बीजिक पौधा है। चूहा मारने के जहर में क्या मिला रहता है? उसमें चूहा मारने के जहर में पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फेट मिला रहता है। चूहा मारने वाली जो दवा होती है उसमें क्या मिला रहता है? चूहा मारने वाली दवा में क्या मिला रहता है? चूहा मारने तो पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड मिला रहता है। अब है रोडेंटिसाइड का यूज। रोडेंटिसाइड का यूज होता है कुतरने वाले जीव जैसे चूहा या गिलहरियों के लिए। रोडेंटिसाइड का प्रयोग किसमें होता है? वो जो कुतरने वाले जीव होते हैं चूहा और गिलहरी, उनके लिए यूज होता है। समस्थानिक जो होते हैं 6C14 जीवाश्म के आयु निर्धारण के लिए होते हैं। C14 किसमें होते हैं? वो समस्थानिक होते हैं, वो जीवाश्म के आयु निर्धारण में होते हैं। रेडियोधर्मिक यूज डेटिंग का यूज करने के लिए चट्टानों की उम्र पता कर, जो चट्टानों कोई पदार्थ या कुछ मिला हमें वो कितना पुराना है इसको पता करने के लिए हम धर्मितिक का जो डेटिंग का यूज करते हैं। अब है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है वो 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। जो हम कार्बन क्रेडिट आपने सुना होगा ना कि जो विकसित देश हैं वो कहते हैं, या फिर जो कंपनियां ज़्यादा ही कार्बन का एमिशन करती हैं तो वो ना कार्बन करने वाले लोगों को कहते हैं कार्बन क्रेडिट बेचती हैं। जो नहीं कंपनियां जो कार्बन उत्सर्जन कम करती हैं वो ज़्यादा उत्सर्जन करने वाली कंपनियों को कार्बन क्रेडिट बेचती हैं। तो उस एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? वो 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। अब है क्रेस्कुस कांच जो होता है, क्रोस्कस कांच जो होता है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ये धूप के चश्मे जो पूछेगा, क्रोस्कस कांच जो होता है वो किसमें यूज होता है? वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, प्लस धूप के चश्मे में क्रोस्कस कांच का यूज होता है। अब आएगा प्रश्न उसके बाद आपका यशद पुष्प। यशद पुष्प क्या होता है? वो जिंक ऑक्साइड होता है, सफेद पाउडर होता है। हाँ, यशद पुष्प का यूज किसमें होता है? जिंक पाउडर में यूज होता है। जिंक पाउडर से क्या बनता है? सफेद पाउडर बनता है। सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, स्याही में होता है, मलहम में यूज होता है। अब है मूत्र में जो गंधक होती है, वो किसके कारण? वो अमोनिया के कारण होती है। अब उसके आगे मृत मछली की गंध, तब जो मरी हुई मछली में जो गंध आती है वो किसके कारण होती है? वो अमोनियम यौगिक के कारण होती है। कृत्रिम बादल जो बनते हैं उसमें क्या होता है? उसमें सिल्वर आयोडाइन होता है। याद रखना है, जो कृत्रिम बादल बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? वो सिल्वर आयोडाइन के कारण बनते हैं। सिंदूर में क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। सिंदूर में जो सिंदूर लगाया जाता है उसमें क्या वो किस पदार्थों के यौगिक से बना होता है? वो मर्क्यूरिक सल्फाइड से बना होता है। लाल स्याही में क्या होता है? इयोसिन से बनी होती है। लाल स्याही जो होती है हमारे इयोसिन से बनी होती है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक, जो मतलब नाखून पॉलिश छुड़ाने में जो यूज होता है ना, कि नाखून पॉलिश लगी उसको छुड़ा देते हैं, उसे कहते हैं एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। हाँ, वो जो नाखून पॉलिश छुड़ाने में काम आप देखते होंगे सौंदर्य प्रसाधन की जो शॉप होती है वहां पास ये रखा रहता है, वो क्या होता है? वो एसीटोन होता है। अब है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो अग्निशामक के यूज में आता है। जो कार्बन क्लोराइड होता है वो किसमें होता है? अग्निशामक में यूज आता है। अब है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है घाव को मरहम पट्टी, जो घाव पे जो मरहम पट्टी के लिए लाल वाली दवा नहीं यूज होती है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है। एक प्रकार से ऐसे याद रखिएगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड किस में यूज आता है? वो घाव की मरहम पट्टी में यूज आता है। द्रव अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? प्रशीतक होता है। अब है रासायनिक भूमि सुधार किसके होता है? कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं
प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन्स निम्न में से प्रोटीन बताओ, कौन से प्रोटीन से पूछे, ऐसे ये प्रश्न ही था, मैंने इसको सीधा प्रश्न ही लिखा है ऐसे। निम्न में से प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है और हाइपरसिन। ये प्रोटीन नहीं है, ये प्रतिमार्जक है। और हीमोग्लोबिन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। जबकि हिपैरिन क्या है, वो प्रतिमार्जक है। किस में काम आता है, इसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमता है, किसके कारण, कौन से प्रोटीन के कारण, वो प्रोटीन के कारण शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमता है। लेकिन शरीर के अंदर खून सब तो बह रहा है, लेकिन शरीर के अंदर तो खून नहीं जमता है। जबकि जैसे ही बाहर आता है शरीर से, खून जम जाता है। तो बाहर आता है, जमता है किसके कारण, विटामिन के कारण बाहर जम जाता है। लेकिन शरीर के अंदर नहीं जमता है, उसमें हिपैरिन नामक एक प्रतिमार्जक पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब है कपास। कपास क्या है, कपास एक कार्बोहाइड्रेट है। कपास क्या है, कपास एक कार्बोहाइड्रेट है। अब रेशम क्या है, रेशम प्रोटीन है। कपास पूछेगा कपास क्या है, तो कपास एक कार्बोहाइड्रेट है। रेशम लेकिन जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। वो होता है क्वासर कोर, एक पहला रोग होता है। और दूसरा होता है मैरिनस। मैरिनस रोग में क्या होता है आप देखेंगे, मैंने इसको सामने लिखा, लेकिन मैंने यहाँ लाइन बना दिया है कि जो मैरीसमस रोग में क्या होता है कि 1.5 वर्ष का बच्चा का शरीर नीला पड़ जाता है। अब सभी एंजाइम, हाँ, सभी एंटीजन और सभी एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये याद रखना है, सभी एंजाइम, सभी, देखिए नीचे लिखा ना, सभी एंटीजन और सभी एंटीबॉडी क्या होते हैं, सभी तीनों ही जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है। सभी हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते हैं। प्रोटीन कहाँ होता है, प्रोटीन दूध, दूध में जो प्रोटीन पाया उसे रेनिन कहते हैं। दूध के प्रोटीन में पेप्सिन, इसेप्सिन और ट्रिप्सिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, सबसे अहम भूमिका मतलब पाचन की क्रिया में ट्रिप्सिन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ये ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वसा। वसा मतलब लिपिड। लिपिड, 1 ग्राम वसा जो होता है 9.2 किलोग्राम ऊर्जा का दहन करता है। अब देखेंगे हम ऊर्जा, ऊर्जा के दहन होता है, फिर ऊर्जा का दहन पहले वो वसा में बदलेगी, वसा से कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन में बदलेगी। अब वसा को क्या कहते हैं, संचित ईंधन भी कहते हैं। संचित ईंधन जो होता है वह आप देखेंगे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट में मिश्रित होता है। संचित ईंधन में क्या क्या होता है, जो संचित ईंधन में आप ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। अब आप देखेंगे उसके बाद आएगा संचित ईंधन, संचित भोजन। संचित भोजन में क्या आएगा, वसा आएगा, इसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। संचित भोजन में क्या आएगा, वसा आएगा, वसा को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। और वसा में क्या होता है, वो ग्लिसरॉल प्लस वसी अम्ल होता है। अब इसके नीचे देखेंगे, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने वसा लेना चाहिए, तो 45 से 75 ग्राम की वसा की आवश्यकता होती है। अब वसा, टाइप ऑफ जो वसा देख लेते हैं। एक होता है संतृप्त वसा, एक होती है असंतृप्त वसा। अब इसका कॉन्सेप्ट मतलब कि इसमें जो हमने फैक्ट लिखे वो याद रखिएगा बस। संतृप्त वसा में टर्म्स पॉजिटिव में कहता है लिक्विड होता है, और टर्म्स नेगेटिव में देखेंगे सॉलिड होता है। घी, मक्खन, नारियल, डालडा क्या था, कैसे होता है, ये संतृप्त वसा होती है। कैसे होती है, संतृप्त वसा होती है। घी, मक्खन, नारियल और डालडा, ये जो होता है संतृप्त वसा होती है। असंतृप्त वसा में क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, मतलब कि वो आसानी से जल जाती है। असंतृप्त वसा जो होती है वो आसानी से जल जाती है, ऑक्सीडेशन उसका आसानी से हो जाता है। असंतृप्त वसा किसमें पाई जाती है, मछली के तेल में पाई जाती है, जैतून के तेल में पाई जाती है, सूरजमुखी के तेल में पाई जाती है और सरसों के तेल में पाई जाती है। अच्छी वसा कौन सी है, तो असंतृप्त वसा जो है वो अच्छी वसा है। जैसे जैतून का तेल, अगर जैतून के तेल में आप सब्जी वब्जी बनाते हैं या खाते हैं तो वह कभी भी आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होती है। और फैट पॉजिटिव में देख कहते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का नाम देखेंगे कोरोनिल धमनी जम जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी कोरोनिल धमनी जो होती है वो जम जाती है। उस कोरोनिल धमनी के जमने के कारण क्या होता है आपको हार्ट अटैक आ जाता है। अब देखेंगे जो कोरोनिल धमनी होती है वो धमनी शिरा पहली क्या होती है,
एंजियोप्लास्टिक होती है, मतलब जो कोरोनियल धमनी को हटाने के लिए क्या किया जाता है, वो एंजियोप्लास्टिक किया जाता है, और बाईपास, मतलब कि हार्ट अटैक आता है तो दो चीज होता है, एंजियोप्लास्टिक हो जाती है या तो बाईपास कर दिया जाता है। अब मोटापा, शरीर में मोटापा एक कैसे नापेंगे, वो BMI के द्वारा यानी बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, यानी यहाँ पर टोटल वेट देख लिया जाता है कितना, और आपके हाइट जो है, हाइट को मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन का, साइंस सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए देखिए, ये पहला नंबर 1 नंबर पेज था, अब इसको सबसे पहले आना चाहिए था ये, मतलब कि अगर हम 6वें नंबर पेज पे ना, ये यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ गया, वो 6 नंबर पेज पे आ गया है। चलिए कोई नहीं, तो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, बस क्विक रिवीजन रहेगा तो ध्यान रखिएगा। साइंस, हाँ। अब बायोलॉजी, बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता थियोफिस्टस हैं, याद रखिएगा। हाँ, बायोलॉजी जो जंतु विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता भी अरस्तु को ही माना जाता है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता थियोफिस्टस को माना जाता है। थियोफिस्टस की अपनी एक बुक थी जिसका नाम था, आप देखेंगे सही फूल है, हाँ, थियोफिस्टस की जो बुक थी उसे कहते थे हिस्टोया प्लाटोनिया कहा कहते थे, यानी कि थियोफिस्टस की जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोया प्लेस्टोनिस था। अब है चिकित्सीय शास्त्र, चिकित्सीय शास्त्र के जनक कौन थे, हिपोक्रेटस थे। चिकित्सीय शास्त्र के जनक कौन थे, हिपोक्रेटस थे। आपको याद होगा, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, जब MBBS की डिग्री कंप्लीट होती है और जब व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो इसे एक ओथ दिलाई जाती है, मतलब उनको एक शपथ दिलाई जाती है कि अब से डॉक्टर बन रहे हैं। जैसे जजों को शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री को शपथ, उसी तरह जब डॉक्टर कोई बनता है तो उसको एक शपथ दिलाई जाती है। उस शपथ को कहते हैं हिपोक्रेट शपथ कहते हैं। हाँ, वो किनके नाम से है, वो चिकित्सीय शास्त्र के जनक थे हिपोक्रेट्स, उन्हीं के नाम से हिपोक्रेट जो शपथ होती है वो दिलाई जाती है, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। हाँ, और ये सच भी, हिपोक्रेट की जब शपथ दिलाई, ओथ दिलाई जाती है तो वो हिपोक्रेट्स कहलाती है, क्योंकि हिपोक्रेट्स ही कहते हैं इस चिकित्सीय शास्त्र के जन्मदाता थे। गॉड ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड में किसे कहा जाता है, वर्ल्ड में एस्क्लेवेरियस को कहा जाता है, एस्क्लेवेरियस को वर्ल्ड में कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया में धन्वंतरी को कहा जाता है मेडिसिन का जन्मदाता। अब लैमार्क जो थे वो फिलासफिक जूलॉजिक, जो लैमार्क थे वो, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, उनकी पुस्तक का नाम फिलोसफिकल जूलॉजिक था, और डार्विन की पुस्तक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पेस था। अब शाखाएं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, को ये तो एक क्वेश्चन आता है, हर पेपर में आपको पता होगा कि पूछा जाएगा ये कौन शाखा का नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इस तरह पूछा जाता है ना, तो ये वही है। कवक का अध्ययन किस शाखा में होता है, कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी में होता है। शैवालों का अध्ययन कब होता है, वो फाइकोलॉजी में होता है। कोशिका का अध्ययन कब होता है, वो साइकोलॉजी में होता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहते हैं, हिस्ट्रोलॉजी कहते हैं, हिस्ट्रोलॉजी कहते हैं ऊतकों के अध्ययन को। सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। वक्र के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। अंडों के अध्ययन को ओलिगोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये हेप्टोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन क्या कहते हैं, ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण के अध्ययन क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओरेंटियोलॉजी कहते हैं। ईंटों के अध्ययन क्या कहते हैं, इंटियोमोलॉजी कहते हैं।
और चीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चीटियों के अध्ययन को कहते हैं मिर्मिकोलॉजी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार देखे रहिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए। जब अगर ऑप्शन सामने आएगा तो रिस्क, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं। शायद इसे ये कहते होंगे, क्योंकि 1-2 बार आप पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन कुछ-कुछ दिमाग में फिट होते हैं सामने देखकर। अब जो केसर आता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मछलियों के अध्ययन को इचोकोलॉजी कहते हैं। अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। अंगूरों के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अब आ रहा है जो कोशिका के बारे में। ये भी जो मैंने लिखा है ऐसे क्रम, ये भी प्रश्न कुछ 4 ऑप्शन में अलग आगे पीछे करके दिया गया था, लेकिन ये वाला ऑप्शन सबसे सही था कि कोशिका सबसे पहले बनती है। कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंगक, अंगक से बनते हैं अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, अंगतंत्र से पूरा शरीर बनता है। अब देखिए ऑप्शन में अगर शरीर सबसे लास्ट में दिया रहेगा और एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें शरीर सबसे लास्ट दिया रहे तो आप ये टिक मार सकते हैं। अब निर्जीवों में क्या होता है? परमाणु, अणु, तत्व। टोटल तत्व जो पाए गए थे एग्जाम तक में वो 18 थे, लेकिन जो 18 का नाम क्या रखा गया? अनअक्टियम रखा गया, जबकि 119वां तत्व जो पाया गया उसका नाम यूयूई था, यूयूई था। अब कोशिका, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रखिएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसके माध्यम से की थी? लकड़ी के कार्क से। जो लकड़ी का कार्क होता है उसमें जो मरी हुई कोशिका थी उससे उन्होंने कोशिका की खोज की थी। जबकि पूछ लिया जाए जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, तो एंग्यूटुआन ल्यूकोहॉर्न थे। कौन थे? एंग्यूटुआन और ल्यूकोहॉर्न जीवित कोशिका के थे। जो आप देखेंगे एंग्यूटॉन कहाँ के थे? वो हॉलैंड के थे। और साथ ही साथ ये एंग्यूटुआन क्या थे? ये जो आप देखेंगे जीवाणु और सूक्ष्म जीव के पिता भी कहे जाते हैं। एंग्यूटुआन क्या कहे जाते हैं? वो सूक्ष्म जीवों के पिता भी कहा जाते हैं। इन्होंने खोज की थी। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका देखेंगे, कोशिका नहीं लिखी, ध्यान रखें। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। अब फ्लाइटलेस बट रनिंग बर्ड्स, मतलब वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकती हैं, भाग सकती हैं, लेकिन वो भागने चिड़िया नहीं, वो चिड़िया हैं। ऐसी चिड़िया जो उड़ नहीं सकती लेकिन भागती हैं, वो उसमें कौन कौन से? शुतुरमुर्ग, रीहा और एमू है। एमू जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रीहा ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है और शुतुरमुर्ग ये अफ्रीका में पाया जाता है। अब ये फिर आगे पीछे हो गया है, पढ़ लेते हैं। देखिए जो हम विटामिन पढ़ लेते हैं, विटामिन बी तक तो हमने पढ़ लिया था। विटामिन ये B3 पढ़ लेते हैं। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? पेलाग्रा कहते हैं। विटामिन B3 को पेलाग्रा कहते हैं। ये त्वचा में जो दाग आ जाते हैं उसके लिए यूज होते हैं। ये इससे क्या होता है? 4 प्रकार के सिंड्रोम हो जाते हैं। हाँ, विटामिन B3 से पेलाग्रा नामक से की कमी से क्या हो जाते हैं? 4 प्रकार के सिंड्रोम हो जाते हैं, जिसे कहते हैं डेरमेंट्रिटिस, दूसरा होता है डिमेंटिस, तीसरा होता है डायरिकिक और चौथा होता है डील होता है। विटामिन B5 से क्या होता है? बुद्धि का मंद हो जाना। जब विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो उसमें बुद्धि का मंद हो जाना होता है और साथ ही साथ बालों का सफ़ेद होना भी प्रारंभ होने लगता है। विटामिन B6 से क्या हो जाता है? एनीमिया या मांसपेशियों में ऐंठन। कहते हैं ना कि रोज सोते सोते कभी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, वो किसके कारण होती है? विटामिन B6 की कमी से होती है। अब है विटामिन B7। विटामिन B7 को कहते हैं बायोटीन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो लोग का बाल झड़ता है उनको किस चीज़ की कमी हो जाती है? उनको विटामिन B7 की कमी होती है। अगर वह विटामिन B7 का उपयोग और उपभोग
कंटिन्यू करें, निरंतर करते रहेंगे तो उनको बाल झड़ने की कमी जो होती है वो नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें बायोटीन जो है उसमें क्या होता है, बायोटीन में आप देखेंगे ताकत की दवा दी जाती है, भूख की दवा दी जाती है, क्योंकि उसमें भूख कम लगती है और वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड जिसे कहते हैं, फॉलिक अम्ल इसका नाम है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन B9 का, फॉलिक अम्ल है। ये मूल रूप से ये आयरन की मतलब जब आयरन की कमी होने लगती है शरीर में तो फॉलिक एसिड दिया जाता है, यानी कि विटामिन B9 दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को आयरन की कमी ना हो उनके शरीर में, इसलिए उनको फॉलिक एसिड की दवा दी जाती है। तो ये देखिए गर्भवती महिलाओं को एनीमिया नामक रोग का होने का खतरा रहता है, इसलिए उनको फॉलिक एसिड की दवा दी जाती है। अब विटामिन B12 क्या क्या कहते हैं, कोबाल्ट पाया पाया हाँ, इसकी कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, घातक अवरक्ता हो जाता है कोबाल्ट के कारण, विटामिन B12 के कारण। अब जो शराबी व्यक्ति में कौन सा विटामिन की कमी होती है, वह विटामिन सी की कमी होती है। शराबी व्यक्ति से ये क्वेश्चन है सीधा कि बेटा शराबी व्यक्ति में कौन सी कमी पाई जाती है विटामिन की, तो विटामिन सी की कमी जो है शराबी व्यक्तियों में पाई जाती है। डॉक्टर प्लांट कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आंवला को डॉक्टर प्लांट। ये क्वेश्चन था, डॉक्टर प्लांट किसे कहते हैं, आंवला को कहते हैं। चावल धोने, पत्ता धोकर, सब्जी धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है, यानी कि सब्जी या चावल वाल धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन B1 निकल जाता है, इससे बेरी बेरी रोग होता है वो निकल जाता है। अब है जहाँ तक कि विटामिन ये कमी से जो जीभ पूरी तरह से लाल हो जाती है, किस विटामिन की कमी से जीभ देखेंगे कुछ लोगों की जीभ हमेशा लाल रहती है, तो वो किस कारण से होती है, वो विटामिन B2 की कमी से होती है। विटामिन एच कहते हैं, विटामिन B7 को ही विटामिन एच कहते हैं। पूछ लिया जाए विटामिन एच, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन एच किसे कहते हैं, तो विटामिन B7 को विटामिन एच कहते हैं। विटामिन B7 में क्या था, बाल झड़ना, साथ ही साथ आप देखेंगे कमी मतलब कमजोरी आना, बाल ये यही सब था। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था ना विटामिन B7, ये बायोटीन, बाल का झड़ना, ताकत कमी, तो यही होता है। विटामिन एच को ही विटामिन B7 कहते हैं। अब है कोशिका, कोशिका भित्ति के बाद क्या होता है, पादप, पादप के बाद सेलुलोज, फिर कवक, फिर कार्टूनिन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, हाँ कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है, ये पाए जाते हैं कहाँ, कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, सेलुलोज में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है और कार्टून में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, साथ ही साथ कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस और साथ ही साथ कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहा जाता है। अब आएगा गोल्जी काय, गोल्जी काय को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी काय को क्या कहते हैं, गोल्जी काय को हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स कहते हैं। इस पूछा जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स किसे कहते हैं, तो वो गोल्जी काय को कहते हैं। अब उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, याद रखिएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब आएगा केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पूछा गया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक DNA, RNA, क्रोमेटिक सेलुक्रम में भी पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक क्या होता है, एक नियंत्रक कक्ष होता है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ का भंडार होता है। तो केंद्रक में क्या होता है, अनुवांशिकी पदार्थ का भंडारण होता है। अब DNA देख लेते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे कहते हैं, फुल फॉर्म में DNA देख लेते हैं। इस DNA में क्या होता है, अनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। DNA क्या होती है, ये द्विकुंडली मॉडल होता है, वाटसन और क्रिक ने दिया था। DNA जो होता है वो द्विकुंडली, इस तरह कुंडली बनी रहती है ना, ऐसे ऐसे करके कुंडली पाई जाती है। तो इसको किसने खोजा था द्विकुंडली मॉडल को, इसको खोजा था इसको खोजा था वाटसन एवं क्रिक ने खोजा था। DNA में क्या क्या पाया जाता है, एग्निन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये आपको नाम याद, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, आपने पढ़े होंगे, आप रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये क्षार होते हैं, ध्यान रखिएगा क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि DNA में एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ता है,
और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है, ये याद रखिए। ये आप एकदम, ये जो है ना, फोटो मेमोरी बनाइए यहाँ पास। फोटो मेमोरी बनाने से क्या होगा, आपको ये चित्र हमेशा याद रहेगा। जब ये चित्र याद रहेगा आपको, तो अगर पूछा जाएगा कि एडेनिन किससे जुड़ता है, तो एडेनिन जुड़ता है थायमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ता है, ग्वानिन मिलता है साइटोसिन से। अब मान लीजिए अगर ऐसे लंबे लंबे पैरे बना के लाइन बनाना क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो द्विकुंडली मॉडल होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये क्या होते हैं, ये अम्ल होते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ये अम्ल नहीं होते, ये क्षार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आरएनए क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य कार्य होता है। आरएनए जो होता है वो यूरिसिल, एडेनिन, ग्वानिन, इसमें थायमिन नहीं पाया जाता, इसमें यूरिसिल पाया जाता है, ये याद रखना। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन ये पाए जाते हैं। थायमिन पाया जाता है, यूरिसिल को सिर्फ हटा दीजिए, यूरिसिल पाया जाएगा आपका आरएनए में, और थायमिन पाया जाएगा आपका, वह पाया जाएगा डीएनए में। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, दोनों का मैंने कंपेयर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आरएनए, जो आरएनए उसका काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य होता है। आरएनए में क्या क्या क्षार पाए जाते हैं, तो आरएनए में एग्निन, ग्वानिन, यूरिसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं। डीएनए में एग्निन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। हमेशा याद रखिए, जो एडेनिन होता है वो थायमिन से जुड़ता है। और वहीं पास जब ये आप उसमें लिख देगा कि जो जब आरएनए का पूछेगा तो उसमें पूछेगा एडेनिन किससे मिलेगा, तो एडेनिन जो है वो यूरिसिल से मिलेगा, और ग्वानिन जो होगा वो साइटोसिन से मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या करते हैं, डीएनए केंद्रक के अलावा, मतलब जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो डीएनए और कहाँ केंद्रक के साथ साथ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए 3 जगह पाया जाता है। पहला तो केंद्रक होता ही है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक पाया जाता है, और तीसरा जो पाया जाता है वो हरित लवक में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो डीएनए होता है वह डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और डीएनए आपके हरित लवक में पाया जाता है। ये तीनों नाम आप ध्यान रखिए, क्योंकि पूछा जाएगा कि केंद्रक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक इन 3 जगह पाए जाते हैं। अब जीन, जीन में डीएनए प्लस क्रोमोसोम होता है। जीन में क्या होता है, पूछेगा जीन में क्या क्या चीज होता है, जीन में 2 चीज होता है। पहले आप जीन में देखेंगे डीएनए होता है, और दूसरा देखेंगे क्रोमोसोम होगा। अब गुणसूत्र, गुणसूत्र का नाम किसने रखा था, तो वॉल्टेयर ने रखा था। खोज किसने की थी, स्ट्राबर ने की थी, ये आपने को ध्यान रखना है। अब हाँ, बच्चों के लिंग का निर्धारण माता पिता पर निर्भर करता है। सॉरी, बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि माता के पास तो एक्स एक्स ही गुणसूत्र होते हैं, लेकिन पिता के पास एक्स वाई होता है। तो एक्स वाई अगर हो गया तो वो बन गया, क्या बन गया, एक्स वाई बनने पर मतलब कि पुरुष बन जाएगा, जबकि एक्स एक्स मिलने पर वो महिला के रूप में आएगा। तो जो बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के लिंग का निर्धारण वह पिता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए कि भारत की जो पितृसत्तात्मक जो विचारधारा है वह महिलाओं से अपेक्षा करती है कि महिलाएं जो है पुत्र को जन्म दें। हालांकि महिलाएं पुत्र को जन्म देती हैं, कोई नहीं, लेकिन लिंग का निर्धारण का जो आरोप लगाया जाता है वह महिलाओं पर दोषित किया जाता है, बल्कि यह पूरी तरह से गलत है। लिंग का निर्धारण जो होता है वह पिता के ऊपर या पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ये वंकर विंग, विंग, वि, विकार क्या होता है, विकार एक प्रकार का टर्नर सिंड्रोम होता है। हाँ, क्लियर फिल्टर से होता है। मनुष्य में जो होता है, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मतलब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह ही पूछा गया है, डिट्टो यही पूछा गया है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, आलू, चिपैंजी और तंबाकू में 24 जोड़ी गुणसूत्र पाया गया जाता है। चिपैंजी में 24 जोड़ी, मनुष्य में 23 जोड़ी, तंबाकू में भी 24 जोड़ी और आलू में भी 24 जोड़ी जीन्स पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब खरगोश में कितने पाए जाते हैं, खरगोश में 22 जोड़ी पाए जाते हैं। अब पोषण के ऊपर आ जाते हैं। पोषण क्या है, कार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ दोनों से मिलकर पोषण बनता है। कार्बनिक पदार्थ में क्या आएगा, आप देखेंगे तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट आएगा, आपका आएगा प्रोटीन,
वसा और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। हाँ, और अकार्बनिक पदार्थ में क्या आएगा, लवण और जल आएगा। बस ये याद रख लीजिए कि अकार्बनिक पदार्थ में जल और लवण आते हैं, बाकी बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ में आता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन किसमें आएगा, कार्बनिक पदार्थ में आएगा। इसको मैं रफ करता हूँ तो आप देख लेंगे, मैंने इसे बनाया भी है डायग्राम। ये देखिए कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आ रहा है, तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन आ रहा है। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आ रहा है, ये देखिए मैंने एरो बनाया है वहाँ पर छोटा सा, लवण और जल आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट का ये प्रतिशत भी पूछा गया, बताइए कि एक सही एक ये लिखा गया है। कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन पाया जाता है, 2 हाइड्रोजन पाया जाता है और 1 ऑक्सीजन पाया जाता है। हाइड्रोजन 2 पाया जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन 1-1 पाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब हमारे शरीर में 50 से 80% ऊर्जा इससे मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमारे शरीर में 50 से 80% ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है, वो रहता है कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब है धावक को तुरंत ऊर्जा कौन देता है, वो कार्बोहाइड्रेट देता है। धावक जो दौड़ने वाले लोग होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, उनको तुरंत ऊर्जा कौन देता है, वो हाइड्रेट देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी होता है। अब कार्बोहाइड्रेट कहते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो हम लोग दूसरा ये जो हम पढ़े थे, देखिए यही मुझसे गलती हो गई, ये जो हम पढ़ रहे थे ये विटामिन पढ़े थे। विटामिन के बाद देखिए हम ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ये पोलोसेकेराइड पढ़ने लगे, ये उसी के बाद था। यही मुझसे गलती हुई कि वो मैं इसको सही से अरेंजमेंट नहीं किया। अब जो मैंने नेक्स्ट पीडीएफ बनाया उसमें मैं इस चीज़ को ध्यान दूंगा। हाँ, अब ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद ये आ गया जो कि गलत था, लेकिन फिर भी अब हमें लाइन से तो पढ़ना है। तो एग्जाम में तो ऐसा तो नहीं सब कुछ लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में तो आगे पीछे करके क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना ही है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, वो अंडाणु होते हैं, वो स्त्रियों में होते हैं। मैं यही कह रहा था कि मनुष्यों में जो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, वो अंडाणु होती है, जो स्त्री की होती है। सबसे छोटी कोशिका देखेंगे वो शुक्राणु में होती है। सबसे लंबी कोशिका वो तंत्रिका तंत्र की होती है। एक जैसे कार्य करने वाले ऊतक समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। समान संरचना, समान कार्य और समान उत्पत्ति वाली कोशिका का समूह क्या होता है, वह ऊतक होता है। कोशिका का सिद्धांत 1838 और 39 में दिया गया। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कोशिका का सिद्धांत कब दिया गया, 1839 और 38-39 में दिया गया। किसने दिया था कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन ने वनस्पति कोशिका का दिया था, तो स्वान ने जंतु कोशिका का दिया था। 1855 में रुडोलाल्फ विर्ची ने सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, ये बताया था। तो 1855 में रुडोल्फ विर्ची ने क्या बताया था, रुडोल्फ विर्ची ने बताया था कि सभी कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ऐसे जीव जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, मतलब कि ऐसे जीव जो कोशिका सिद्धांत मतलब कि उनकी उत्पत्ति का जो मूल कारण उनके पूर्वज होते हैं, इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, वह नहीं करता है विषाणु, वायराड और प्रियॉन, ये 3 लोग नहीं करते। तीनों के नाम याद रखिए, तीनों पेपर में पूछे गए हैं। विषाणु, वायराड और प्रियॉन नहीं करते हैं। पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या कहते हैं, युगलीना कहते हैं। मतलब पादप और जंतु यानी कि पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की जो कड़ी कहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे युगलीना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, यही प्रश्न ही पूछा गया है कि पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी क्या कहते हैं, उसे युगलीना कहते हैं। सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी क्या कहते हैं, उसे आर्कियोप्टेरिस कहते हैं, ये भी पूछा गया। सेम एक क्वेश्चन पूछा गया, सरीसृप यानी जो रेंग के चलने वाले हैं और पक्षी वर्ग जो उड़ने वाले, उनके बीच की कड़ी कौन है, उनकी बीच की कड़ी को
टेपरेरिस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोशिका का प्रकार। अब देखेंगे हम कोशिका का प्रकार। कोशिका का पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों में क्या क्या समानता और विषमताएं होती है ये देख लेते हैं। शॉर्ट में लिखा है, एकदम ध्यान रखिएगा। जो पादप कोशिका होते हैं उसमें लवक उपस्थित होता है, मतलब हरित लवक उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक उपस्थित नहीं होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम जो होता है वह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। अब रिक्तिका क्या होती है? वह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। रिक्तिका मतलब रसधानी, जो पादप कोशिका होती है उसमें रसधानी एक होती है और आकार बड़ा होता है, जबकि रिक्तिका की रसधानी जो जंतु कोशिका में होती है उसमें आकार छोटा होता है और संख्या ज्यादा होती है। जो पादप कोशिका में भोजन का संचारण होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में होता है। तभी तो चावल माड़ोट से क्या प्राप्त होता है, तभी तो वो पादप कोशिका होता है ना, तभी तो उसमें स्टार्च पाया जाता है। जबकि भोजन संचय जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। भोजन का संचय जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन में होता है, जबकि पादप कोशिका में भोजन का संचय स्टार्च या मंड के रूप में होता है। अब है केंद्रक जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। एक पादप कोशिका में यह किनारे के भाग में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह मध्य के भाग में पाया जाता है। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। एक बार इसको आप और देख लीजिएगा, मैं ऐसे आराम आराम कर रहा हूँ, आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखने जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब पहले, कैरियोट मतलब होता है केंद्रक, जो पहले केंद्रक पाया जाता हो। हाँ, और केंद्रक की अनुपस्थिति में जैसे जीवाणु और नीली हली शैवाल में क्या कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक पहले से होता है, जैसे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पहले से होता है। अब हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरे जो पेज रहेगा इसमें रसायन के बारे में रहेगा। हाँ, कुछ जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं रसायन विज्ञान संबंधित वो होंगे इसमें। 2 घंटे मुझे लगेंगे, लेकिन 2 घंटे में पूरा वीडियो हो जाएगा। 1-2 घंटे की वीडियो में आप देखेंगे आपका साइंस से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। अब है परमाणु। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। हाँ, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने की थी। एटम में न्यूट्रॉन के अस्तित्व की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। मतलब कि एटम में कुछ और है, मतलब ये पता चला था कि उसका एटम का अस्तित्व पता चल गया था, लेकिन एटम है क्या है ये नहीं पता चला था। तो जो अस्तित्व पता लगाया था वो रदरफोर्ड ने लगाया था, जो नाभिक की खोज किए थे। लेकिन जो न्यूट्रॉन ओरिजिनल न्यूट्रॉन खोजा था 1932 में वो चैडविक ने खोजा था। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि परमाणुओं के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और जो चैडविक ने किसने खोज की थी? वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। लेकिन बहुत क्वेश्चन कठिन बनाना रहा तो पूछ लेगा न्यूट्रॉन के अस्तित्व की खोज किसने की थी? तो वो सबसे पहले न्यूट्रॉन को पहचाना कौन था या न्यूट्रॉन के बारे में कौन जाना था? तो वो जाना था रदरफोर्ड ने जाना था। ये आपको करना है। न्यूट्रॉन जो होते हैं विद्युत उदासीन कण होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? वो विद्युत उदासीन कण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब है पॉजिट्रॉन। ये एक धन आवेशित मूल कण होता है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब न्यूट्रॉन ये जो है ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण हैं। इनकी खोज पाउली ने की थी, याद रखिएगा। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो कैसे होते हैं? ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण होते हैं। क्वार्क, क्वार्क पदार्थ का मूल कण होता है। क्वार्क जो होता है वह पदार्थ का मूल कण होता है।
फ्रेनॉन। फ्रेनॉन ध्वनि की लघुत्तम कण होते हैं। जो फ्रेनॉन होते हैं ना, वो ध्वनि की जो लघुत्तम, जो ध्वनि जिसके माध्यम चलती है, वो सबसे लघु कण जो होता है जिसके तरफ से चल रही है, उसे फ्रेनॉन कहते हैं। दृढ़ क्रिस्टल विमान में कंपन को फ्रेनॉन की में पाया जाता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यह धन आवेशित होता है। जो हीलियम होगा, हीलियम के जो नाभिक होगा उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। याद रखना है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, हीलियम के नाभिक में पाए जाते हैं। बीटा कण क्या होते हैं? बीटा कण ऋण आवेशित होते हैं। गामा क्या होते हैं? अनावेशित होती हैं। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। परमाणुओं में कक्षाओं के भरने के क्रम ऑफ बाउंड सिद्धांत द्वारा होता है। ये प्रश्न सीधा पूछा गया था कि परमाणुओं को कक्षा के भरने के क्रम को क्या कहते हैं? ये ऑफ-बाउम का सिद्धांत कहलाता है। ये ध्यान रखना। यह नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। अब है रासायनिक तत्वों के अणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करती है। जो द्रव्यमान संख्या होगी वह किस पर डिपेंड करेगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगी। समस्थापित एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी एक ही तत्व की परमाणुओं की परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान, लेकिन उसका द्रव्यमान से तात्पर्य क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाए तो उसे समस्थानिक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें प्रोटॉन संख्या समान मिलेगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न मिलेगी। अब आगे पढ़ते हैं। मैंने ऐसे पेज के 2 भाग करके सभी लिखे हुए हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है समस्थानिक में। ये भी इसी लाइन को घुमा फिरा के कि परमाणु भार भिन्न भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होता है, वो समस्थानिक होता है। या लिख दे कि परमाणु क्रमांक जो होता है वह समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है, तब भी समस्थानिक। जाए इधर का सेंटर उधर कर दीजिए, लेकिन बात वही होगी। अब सम न्यूट्रॉनिक्स, न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। कुछ ऐसे पदार्थ जो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं वो न्यूट्रॉन कहलाते हैं। अब समस्थानिक में क्या होता है? जो परमाणु भार में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था ना, ये वाला हमने पढ़ा था, ये वही है। अब हम देखेंगे रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में देखेंगे। रेडियो एक्टिव को गाइमर काउंटर से मापा जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व को किससे नापा जाता है? ये पूछा गया था कि रेडियो एक्टिव तत्व को किससे नापा जाता है, तो गाइमर काउंटर से नापा जाता है। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व में आयनित विकरणों से मापने का काम होता है। आविष्कार किसने किया था रेडियो एक्टिव तत्व का? किसको खोजा था? बैक्यूरेल ने 1866 में खोजा, 96 में खोजा था। अब है भौतिक परिवर्तन, जिसमें पुनः अवस्था प्राप्त हो जाए। मतलब भौतिक परिवर्तन से वह तात्पर्य होता है कि जो अवस्था पुनः उसी पहली अवस्था, मतलब हमने कुछ ऐसी क्रिया कैसे अवस्था परिवर्तित हो गई, लेकिन वह भौतिक क्रिया तभी मानी जाएगी जब वह पुनः उसी अवस्था में आ जाए। तो पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर लेना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जलवाष्प, हमने जल को गर्म किया तो वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा कर दिया, पानी आ गया, फिर से जल हो गया, तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुल गया है तो वो भी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन होगा जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, तो वही है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही बन गया लेकिन दही से दूध नहीं बन पाएगा, ये वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब संक्षारण क्या होता है? वायु एवं रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं के सैन्य क्षय होना संरक्षण कहलाता है। पाश्चुराइजेशन क्या होता है? पाश्चुराइजेशन में क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और धीमी आंच पे और एक निश्चित समय पर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। पहले गर्म किया था और फिर अचानक ठंडा कर दिया जाता है, तो उसे
पाश्चुराइजेशन कहते हैं। ये क्या होता है, इससे भंडारण क्षमता में सुधार होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। याद रखना है, ये एकदम लाइन यही बनेगी कि अशुद्धियों के कारण क्या होता है, तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। हो सकता है लिख जाए घट जाता है या वही रहता है, ऐसा नहीं है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। परासरण में क्या होगा, तनु विलय से सांद्र विलय। परासरण में क्या होता है, याद रखिएगा, ये बस याद रखिएगा कि परासरण में क्या होता है। परासरण में तनु विलय से जो होगा वो सांद्र विलय की ओर भागेगा। तनु विलय से सांद्र विलय की ओर भागेगा, ये याद रखना है आपको। तो परासरण में क्या होता है, तनु विलय से सांद्र विलय में जाता है, ये याद रखना है आपको। ये अब प्रतिलोम में क्या होता है, बाह्य दाब सांद्र विलय पर लगाया जाता है। अब है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या है ये देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। याद रखिएगा, कपूर के डायरेक्ट वाष्प में बदल जाने की क्रिया क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और ये ऊर्ध्वापातन और किस में पाया जाता है, ये नेफ्थलीन और अमोनिया क्लोराइड में पाया जाता है। अब तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। तो तीसरे और चौथे ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। अतः यह ऑक्साइड उभयधर्मी कहा जाता है। अब है भूपर्पटी का सामान्यता। जो भूपर्पटी होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है। और सिलिकॉन की खोज किसने की थी, जे बर्जिलियन ने 1824 में की थी। हाँ, ऑक्सीजन का प्रतिशत देखेंगे तो आप 46.8% है, जबकि आप सिलिकॉन का 27.72%, कैल्शियम का 3.65% और कार्बन का 0.6% है। ऐसे ध्यान रखना है। ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के बाद क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन के बाद कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद कार्बन पाया जाता है। अब ये है, यही बायो का चैप्टर आ गया। छोटी आंत मुख्यतः 3 भागों में पाई जाती है, पाचन कार्य करती है प्लस अवशोषण करती है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडरस्टीन ने किया था। रक्त समूह खोज किसने किया था, कार्ल लैंडरस्टीन ने किया था। मेलाटोनिन निद्रा हार्मोन्स है। मेलाटोनिन क्या है, जो एक निद्रा हार्मोन्स है, ये रात के वक्त या शाम के वक्त स्रावित होता है। मेलाटोनिन क्या है, एक निद्रा हार्मोन्स है, केवल रात में आता है। रात का हार्मोन्स किसे कहते हैं, मेलाटोनिन को कहते हैं। हाँ, अंधेरे का हार्मोन्स किसे कहते हैं, मेलाटोनिन को कहते हैं। अंधेरे होने पे ना हम कहते लाइट बंद कर दीजिए, नींद आ रही है, क्यों, क्योंकि मेलाटोनिन का स्रावण कब होता है, जब अंधेरा होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वह है पोटेशियम है। हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है। सर रोनाल्डो रॉस क्या थे, वो मलेरिया के प्लाज्मोडियम नामक परजीवों की खोज की थी, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सर रोनाल्डो रॉस ने क्या किया था, वह मलेरिया के जो परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम नामक परजीवियों की खोज की थी, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सिलिकासिस जो होते हैं वो फेफड़े संबंधित बीमारी होती है। सिलिकासिस क्या होती है, वो फेफड़े संबंधित बीमारी होती है। डीपीटी क्या होता है, वो रोहिणी, कुरकुरी, खांसी और टिटनेस होता है, ये जीवाणु वाले रोग होते हैं। डिप्थीरिया, वुल प्लेइंग कफ और टिटनेस होता है, ये डीपीटी याद रखना है। डीपीटी डिप्थीरिया, वुल्फ खांसी, हाँ यानी कुकुर खांसी और टिटनेस होता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, किडनियन से मूत्र नियंत्रण एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के द्वारा होता है। आर्सेनिक 74
क्या होता है, ये ट्यूमर का इलाज के लिए होता है। आर्सेनिक, ये पूछा जाएगा, आर्सेनिक 2074 किस लिए होता है, ये ट्यूमर के इलाज के लिए होता है। कोबाल्ट 60 किसके लिए प्रयोग होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर के निदान के लिए होता है। आयोडीन 131 किसका प्रयोग होता है, वो थायराइड संबंधित की होता है। सोडियम 24 का उपयोग किसका होता है, रक्त संचरण के लिए होता है। ब्लड फ्लू को H5N1 की औषधि टेमी फ्लू है। जो पूछेगा ब्लड फ्लू का सीधा फॉर्म को क्या कहा जाता है, ऐसे पूछेगा, लिखेगा H1N5 लिख दे, गलत हो जाएगा। तो ब्लड फ्लू जो होता है, ब्लड फ्लू वो किस, उसका क्या कहते हैं, उसे H5N1 कहते हैं। अब जल वाले विटामिन को कहते हैं बी और सी, जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील कौन होते हैं, ADE के होते हैं। अब विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, आप बताइए, मैंने इसमें ही बताया था विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, किस और विटामिन के नाम से जाना जाता है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी इनका रासायनिक नाम भी इसमें कमेंट करिएगा। अब निद्रा रोग, निद्रा रोग जो होता है वो ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोश की जीव से होता है। वाहक कौन होती है, सीसी मक्खी होती है। मतलब यही सीधा पूछेगा निद्रा रोग किसके कारण होता है, वो सीसी मक्खी के कारण होता है। टीबी यानी कि माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो क्या होता है, जीवाणु। टीबी रोग किसके कारण होता है, वह जीवाणु के कारण होता है, और जीवाणु का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियस ट्यूबरकुलोसिस है। अब गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। अब उसके बाद आप देखेंगे अगौती झुलसा जो है आलू में पाए जाने वाला रोग है। हाँ, झुंड कट्स यानी फ्लैट्स स्मार्ट वो चना में पाए जाने वाला रोग है। खैर जो है तो धान में पाए जाने वाला रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है, वो जिंक की कमी से होता है। अब देखेंगे टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों के अमीनो अम्ल हैं। अब है ओरोबैंकी खरपतवार जो होता है वो तंबाकू के खेती में होता है। वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में जीवाणु भोजी का उपयोग किया जाता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। तो दूध में एक अन्य प्रोटीन क्या पाया जाता है, एल्बुमिन नामक एक प्रोटीन और पाया जाता है। अब फिर एक करनाल बंट, ये क्या होता है, गेहूं की फसल का है। अमरबेल क्या होता है, वो तना परजीवी है। चंदन क्या है, यह जड़ परजीवी है। आर्किड क्या है, यह अधिपाद एपीफाइड है। अब घटपर्णी क्या है, यह दलदली नम भूमि है, पूर्णतः आंशिक जल में नहीं है। अब है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या है, गासमीर रेशम है। समुद्री घास क्या है, यह आयोडीन के स्रोत हैं। अब जोनास सल्क क्या है, वो पोलियो का टीका है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये भूख या प्यास बुझाने के या पसीना के लिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो, तब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पसीना आ रहा है, कौन दिमाग को देगा, वो हाइपोथैलेमस देगा संकेत। एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है। इरोटोडियालन नारी विकास हार्मोन्स है। सेमोटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स है। कहते हैं एथिलीन क्या है, ये पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में है। ब्यूटाक्लोरून वो क्या है, शाकनाशी पदार्थ था। डेंगू क्या है, डेंगू में आप देखेंगे क्लोरोक्स फैटिगेंस तथा एडिस एपिजाइट नामक मच्छर के कारण होता है। सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करने पर 1 इंच प्राप्त होता है। नैनो, ये तो क्वेश्चन आया था, ये इसी मैं पढ़ रहा था, यूपीएससी कोई प्रश्न पढ़ रहा था तो उसमें 4 ऐसे मतलब 4 लाइन बना के देते थे, उसमें ये लिखा था कि उसमें लिख दिया कि नैनोमीटर को 10⁻9 कर दिया गया था। नहीं, नैनोमीटर जो था 10⁻⁻7 होता है, वो मुझे याद था क्योंकि मैंने अपने नोट्स में लिखा था तो मैंने उसको सही कर लिया था। कैल्विन से कभी ऋणात्मक मान नहीं होता है। जो कैल्विन होता है थर्मामीटर, उसमें कभी ऋणात्मक मान नहीं आता, ये ध्यान होना चाहिए। त्वरण मीटर प्रति स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है।
वृत्त कार्य का जो कार्य करता है उसका जूल होता है। आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड में होता है। वाट का शक्ति होता है। नॉट का समुद्री जहाजों की गति, जो समुद्री जहाज किस गति से बहती, किस नॉट में बह रही, मतलब उस जो समुद्री जहाज जो बह चलती है उसको किलोमीटर में नहीं नापते, उसे नॉट में नापते हैं। और नॉटिकल मील्स जो होता है वो नौ संचालन के लिए होता है। कैलोरी क्या होता है, मात्रक वो ऊष्मा होता है। अब ये देखिए, उसी में मैं उसी पेज में बना रहा था ना, उसी में ये कहते हैं हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा हिस्ट्री भी देख लेते हैं। हाँ, दैनिक आज क्या है, वो शिव प्रसाद गुप्ता का अखबार था। द लीडर किसने लिखा था, वो मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। द नेशनल हेराल्ड किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू। देखिए दिमाग कितनी तेज स्विंग कर रहा है ना, कि ऐसे एग्जाम में भी होता है, कभी एक साइंस का क्वेश्चन, दूसरा हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का, फिर साइंस का आ जाता है। दिमाग तेज दौड़ता है, वैसे ही इसमें भी है। हाँ, आपदा को अवसर में बदलिए, वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। द पायनियर किसने लिखा था, वो जॉर्ज एलन ने लिखा था। अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल लिखा था। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम दी पीपुल्स यंग इंडिया यूएसए में लिखा था। यंग यंग इंडिया भारत में महात्मा गांधी ने भी लिखा था। सुधारक किसने लिखा था, सुधारक के वो जेके गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। बंगाली एस एन बनर्जी ने लिखा था। काल शिवराम महादेव ने लिखा था। हाँ, अब सोम प्रकाश द्वारिकानाथ विभूषण ने लिखा था। जस्टिस किसने लिखा था, टी एन नायर ने लिखा था। गांधी ने नवजीवन, हरिजन, यंग और इंडियन ऑप्शन भी लिखा था। मूक नायक किसने लिखा था, मूक नायक बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। समाचार दर्पण किसने लिखा था, जेसी मार्समैन ने लिखा था। अब सुधारक किसने लिखा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था। बिपिन चंद्र पाल ने किसने लिखा था, वो न्यू इंडिया लिखा था। न्यू मून चंद्र, ऐसे मैंने याद रखा था, विपिन चंद्र पाल, चंद्र चंद्र चांद, न्यू मून, न्यू मून मतलब न्यू इंडिया, ऐसे मैंने याद रखा, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख लिया है। अरविंद घोष किसने लिखा था, वो वंदे मातरम लिखे थे। ब्रह्मबांध उपाध्याय क्या लिखे थे, वो संध्या लिखे थे। मोहम्मद अली ने क्या लिखा था, कामरेड ने लिखा था। मरवा दिया था ये, ठीक है। हाँ, एस ए डांग्स किसने लिखा था, द सोशलिस्ट लिखा था। मुजफ्फर अहमद ने नवयुग लिखा था। हुसैन गुलाब हुसैन ने इनकलाब लिखा था। एम सिंगर वेलू लेबर किसान पार्टी ने लिखा था। अभी देखिए यहाँ फिर साइंस का हो गया, यहाँ से इससे तो आपको साइंस को पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। प्रकार है और अम्ल है, मतलब किस फल के प्रकार, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा या नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टर्टलिक अम्ल। ये तो शायद मेरे ख्याल से अब 2023 के पीसीएस में भी आया है। 2021 या 22 का जो उत्तराखंड का पीसीएस उसमें भी क्वेश्चन आया था, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। याद आ रहा कई, और शायद अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी ना, अभी कहते वीडियो की री एग्जाम, उसमें भी आया था। दही का खट्टापन लैक्टिक के कारण होता है। मक्खन में ब्यूटेरिक पाया जाता है। बटर से ब्यूटेरिक बन गया मक्खन, वही बटर इसी नाम से बना है, बटर ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है उसमें बटर में, इसलिए। अब देखेंगे सोडा है। सोडा वाटर में क्या कार्बोनिक पाया जाता है। आंवला में साइट्रिक प्लस एस्कार्बिक दोनों पाया जाता है। काले सहतूत में कहता है आइसो साइट्रिक पाया जाता है। इसको देखते हैं। केला में क्या पाया जाता है, मैलिक पाया जाता है। ब्रेकोली में क्या पाया जाता है, मैलिक प्लस साइट्रिक पाया जाता है 3/2 के अनुपात में। गाजर में मैलिक पाया जाता है। सिरका में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक पाया जाता है। चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, काटने के बाद जो चुनचुनाहट होती है फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। गेहूं में ग्लूटीन अम्ल पाया जाता है। कोकोनट ऑयल में क्या पाया जाता है, ल्यूकोरिस एसिड पाया जाता है। पालक में कहते हैं ऑक्सीलिन पाया जाता है। फिर देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया। बॉम्बे एसोसिएशन किसने लिखा था, अगस्त 1852 में डीबी नौरोजी ने लिखा था। इंडियन लीग सितंबर 1875 में शिव कुमार घोष ने लिखा था। इंडियन एसोसिएशन कब लिखा था, जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने लिखा था। अब है मद्रास महाजन सभा, यह मई 1884 में लिखा गया था रामस्वामी के द्वारा। अब उसके बाद देखेंगे आप, बी राघवाचार्य जी
जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू ने लिखा था। अब क्षेत्र है स्थानिक खेती है। हाँ, कहाँ कहाँ ये पाया गया, तो ये देख लेते हैं आपको। पश्चिमी घाट कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्टेयर, पेंडू में उड़ीसा, उत्तर पूर्वी भारत में झूमकेसी होती है, एमपी तथा मध्य प्रदेश में डहलिया उसे कहा जाता है। हाँ, टीबी क्या होता है? ये टीबी जो होता है जीवाणुओं के द्वारा कारक का एक रोग है। इसे मैक्टस परीक्षण के द्वारा देखा जाता है। टिटनेस क्या है? ये भी जीवाणु रोग है। दंत क्षय क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण है एक। हाँ, बैसिलस बैसिलस कालमेट यूगलस जो है वो टीबी का एक रोग है, जन्म के तुरंत बाद वाला। वायरस क्या है? पीलिया पीलिया भी एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है और गलसुआ भी एक वायरस के कारण होता है। मलेरिया में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मच्छर होता है। निद्रा रोग जो होता है ट्रिपेनोसिस नामक एक कोशिकीय होता है, सीसी मच्छर कारण होता है, मक्खी कारण, सॉरी। हीमोफीलिया वह आनुवांशिकी होता है। बुलीमिया जो होता है वो भोजन कम किया या भूल जाने, जैसे ना भोजन कम कर रहे हैं या भूल जाते हैं को किसकी कमी से, उसे बुलीमिया के कारण होता है। अब ट्यूमर जो होता है वो आर्सेनिक 75 द्वारा हटाया जाता है, हमने पहले ही पढ़ा था। अब ल्यूकीमिया क्या होता है? वो कैंसर रोग होता है। ल्यूकीमिया क्या होता है? श्वेत रक्त का जो मात्रा बढ़ने लगती है। पक्षी विहार और स्थान है ये। हम्म चंद्रशेखर जिम कॉर्बेट पार्क ये तो आ गया। ये पेज जो हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये पेज जो है संविधान संशोधन, कहिए तो पढ़ देते हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन जो है वीडियो कितना लंबा हो रहा देखते हैं। जो 1 घंटे 40 मिनट का हो गया वीडियो। हाँ, अब इसको कंप्लीट ये वाला पेज छोड़ते हैं, अगर अंत में देखते हैं उसके बाद फिर ये वाला भौतिकी वाला पेज पढ़ लेते हैं। भौतिकी, राशि, मात्रक और संकेत। लंबाई मीटर में होता है, एम उसका संकेत होता है। द्रव्यमान किलोग्राम केजी का संकेत होता है। समय का सेकंड एस से होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होता है। ताप केल्विन में होता है। विद्युत धारा एम्पियर में होता है और ज्योति तीव्रता कैंडेला में होता है। अब पूरक मूल मात्रक में तली कोण रेडियन होता है। धन कोण रेटे रेडियन होता है। दूरी का सबसे बड़ा मापक पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मीटर में धारा होती है। हाइग्रोमीटर में सापेक्ष आर्द्रता होती है। स्प्रिंकलर में भार होता है और बैटरी में दाब होता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रित बल पर के सिद्धांत पर काम करती है। ये दोनों का है बाहर की ओर बल के, तो अपकेंद्रित बल पर सिद्धांत पे काम करती है। कपड़ा धोने की मशीन यानी वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली। पृथ्वी का पलायन वेग, मतलब पृथ्वी से कितने वेग से कोई चीज फेंकी जाए तो बाहर निकल जाए तो 11.2 किलोग्राम प्रति सेकंड से फेंका जाए तो वह पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। मीटर के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का जो तेल होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरता रहता है मिट्टी के तेल, क्योंकि मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है। साबुन के घोल से बुलबुले बनाना पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब साबुन के घोल से हम बुलबुले बनाते हैं तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। याद रखना, ये सीधा सीधी लाइन है एग्जाम के लिए। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडल दाब से अधिक होता है, यानी जो बुलबुले के अंदर का दाब होगा वो ज्यादा होगा, वायुमंडल का दाब कम होगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर रहा है, जिसका जल से भार होगा 0 होगा। जल में रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, वही सीधा आंसर है इसका। हाइड्रोक्लिक ब्रेक या हाइड्रोप्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं। जल में वायु का बुलबुला इसके भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस की भांति का। जो जल में बुलबुले वो कैसे होते हैं? वो अवतल लेंस के बराबर होते हैं। दूर दृष्टि दोष पर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये क्वेश्चन सीधा है कि दूर दृष्टि दोष में जो जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनता है। स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकॉल एक हिमरोधी के तौर पर काम करता है। जहाँ ठंडी अलग पड़ता है, ज्यादा पड़ता है और बर्फ पानी उसमें पड़ा रहता है ना, पानी जमे ना हो, किसके वजह से? वो एथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक पदार्थ डाला जाता है, उसकी वजह से वो जमता नहीं है। अब है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं। 40 डिग्री तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा। अब
हाइड्रिट पर्वत पाया जाता है यूएसए कैलिफोर्निया में। पर्वत श्रेणियों से आ गया, पर्वत श्रेणियों के प्रकार हो गए। आल्पस पर्वत, आल्पस वलित पर्वत है। वेस्टोज भ्रंशोत है। विंध्यन अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा जो है वो ज्वालामुखी है। अब है एपी नाइल, वो इटली में है, माउंट कोरोनल में। पेरिनीज वो क्या है, फ्रांस बस स्पेन की सीमा पर निर्धारित है। जूर क्या है, वो फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड पर है। दिनारिक आल्पस क्या है, वह अल्बानिया, रोमानिया और हर्जेगोनिया और क्रोएशिया पे है। आंधी घाटी कहाँ है, वह क्रस्ट प्रदेश में है। वो और उसके आगे क्या है, नॉर्डिक देश, नॉर्डिक देश में डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से नॉर्डिक देश है। स्कैंडिनेवियाई देशों में डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। फिनलैंड जो है स्विट्जरलैंड का भाग नहीं है। अब ट्रॉपिकल वर्ष जो 365.25 दिन का होता है ट्रॉपिकल। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र सी ऑफ ट्रिकलिंग लिप यानी शांति का सागर है। ये पूछा गया था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिंग लिप कहाँ है, वह कहाँ है, चंद्रमा पर है। पुराना नाम और नया नाम देख लेते हैं। पहले जो पुराना नाम था उसका नाम फार्मोसा, ताइवान का पहले का नाम फार्मोसा था। बर्मा वर्तमान नाम म्यांमार है। सियाल थाईलैंड का नाम है। इराक मेसोपोटामिया था पहले नाम, जो अभी इराक नाम है पहले वो मेसोपोटामिया था। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। हाँ, उत्तर से देखेंगे, दक्षिण का सही क्रम में देखेंगे तो आएगा एजटेक, माया, मुइस्मा और ईका आएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन आया था 2 बार परीक्षा में आ चुका है। ईपीए क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, 1970 में बनाया गया था। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण क्या है, सर्वाहारी है। पर्यावरण शत्रु क्या है, यूजिलेक्टिस है। हाँ, पक्षी विहार स्थान है। सिमती पाल उड़ीसा है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक का है, मेघालय में है। और शीत मरुस्थल का है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर देखिए साइंस का पोर्शन आ गया। अब ये लास्ट पेज, इसको देख लेते हैं। इक्थोलॉजी वो है मत्स्य की संरचना, कायकी इत्यादि का अध्ययन। एंटोलॉजी क्या है, कीटों का विज्ञान अध्ययन है। पैसियोटोलॉजी क्या है, परजीवों का अध्ययन है। अब है मैनेकोलॉजी क्या है, मोलस्को और इसके खोल के बारे में। सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन से। एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन से। हॉर्टिकल्चर क्या है, फूलों फलों सब्जियों और मसाले से। फ्लोरिकल्चर क्या है, फूलों की खेती या पुष्प खेती से और पुष्प से है। डायनोसोर क्या है, मेसोजोइक सरीसृप थे। और उसके बाद क्या है, इथ्रोट्रिप्स क्या है, वो पथरी के इलाज के लिए है। कार्नोलॉजी क्या है, मोलास्का का अध्ययन है, शैल का अध्ययन है। इथोलॉजी क्या है, मनुष्य एवं जंतु के व्यवहार का अध्ययन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपी, जो कान में पाई जाती है। आर्थोप्लास्टिस कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन में है। प्लीहा क्या है, यानी कि स्पीच, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्यस्थल है। समतापी क्या होता है, जिसमें एक समान रक्त तापमान से पक्षी और स्तनधारी समान समतापी। मछली नहीं है, वो जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटफिश, एक फिश, रेज फिश, क्रे फिश, ये जो है ये मछली नहीं है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक उपयोगी रंग होता है, वह है लाल रंग होता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह जल से प्राप्त होती है। जो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से होती है, जल से होती है, क्योंकि जल में H2O होता है, तो वो क्या हो गया, वो ऑक्सीजन हो गया। मच्छर, चमगादड़, उल्लू और कीवी क्या होता है, रात्रिचर होते हैं। सन, पटसन एवं जूट के तनों में रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। लौह पदार्थ विटामिन सी का अवशोषण करता है। हाँ, वो और उसके बाद सहायक आहार कारक जो है वो विटामिन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स वो है एब्सिसिक अम्ल है। दूध और खराब बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थक है वह है माइक्रोप्लाज्मा है। डीएनए में उपस्थित क्या होते हैं, वो होते हैं नाभिक और हरित लवक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, पता है आपको। अब है, ये इंपॉर्टेंट है, स्वप्न को देर तक याद रखना विटामिन सी की
कारण जो होता है वो स्वप्न देर तक याद रहते हैं। शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है। शरीर में कोशिका संश्लेषण राइबोसोम में होता है। आंतों में जीवाणुओं द्वारा B12 और के का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन B12 और के विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, करौंदे में पाया जाता है। विटामिन B12 को कोबाल्ट में पाया जाता है। अब दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। पेसमेकर कोशिका हृदय की वह कोशिका जो विद्युतीय तरंगी उत्पन्न करती पेसमेकर कोशिका कहलाती है। नेत्रदार में कॉर्निया का यूज किया जाता है। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। BDM यानी बोन मिनरल्स डेंसिटी होता है। मानव शरीर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से मिलकर लिम्फोसाइट सबसे छोटी श्वेत रुधिर किंतु संख्या में अधिक कुल WBC का 20 से 30% होती है। यही जब आगे बढ़ती चली जाती है तो जो रक्त कैंसर हो जाता है। दूध का रंग सफेद वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का रंग हल्का पीला वो कैरोटीन के कारण होता है। देखिए आगे ना, अब हार्मोन्स हो गया, स्रावित ग्रंथियों। प्रोस्टोटोन वो कहता है गर्भाशय से महिला से होता है। टेस्टोरोड्स का होता है वो वक्र पुरुष से होता है। अब है थायरॉक्सिन वो थायराइड से होता है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। स्टेनोज जो है स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। अब संक्रमण से रक्षा WBC करती है। RBC बनाती है अस्थि मज्जा, खत्म करती है प्लीहा में। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है। प्रतिरक्षा जो होता है वो लिम्फोसाइट से होता है। लडो या मारो यो एड्रेनालिन के द्वारा होता है। इंसुलिन का उत्पादन क्या होता है? आइसोलेस ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाओं द्वारा होता है। DNA अंगुली छाप होता है, वह हैदराबाद में है। अब है हीमोग्लोबिन कार्य करता है, वो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले आता है। मानव रक्त में श्यानता का कारण हुआ प्लाज्मा के बिंबीकार के कारण होता है। इस तरह से हमारा जो पूरा साइंस का सेक्शन था वह कंप्लीट हुआ है। साइंस हमने कंप्लीट कर लिया है एक नज़र में। इससे जितना हमने पढ़ा है उससे हमको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आप इस वीडियो को चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, या पहले हमने बहुत तेज पढ़ा है इसको कंप्लीट करने। आप स्पीड कम करके एक बार पढ़ लीजिए और एक बार स्पीड दुगनी करके पढ़ लीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं भी आता, कुछ टॉपिक्स या कुछ जो आपको आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो इसमें से नहीं आ रहे उसको आप सिर्फ नोट कर लीजिए, सिर्फ उसको ही देख लीजिए। तो इस तरह से आप कंप्लीट होता है। तो चलिए, आज जो हम ये अपना पूर्वालोकन पढ़ रहे थे, पूर्वालोकन समान अध्ययन से जो ROA के साइंस पॉइंट जो हमारे लिए था ROA या PCS के एग्जाम के लिए, वो आज कंप्लीट हुआ है। अब हम अगला वीडियो जो है भूगोल के ऊपर बनाएंगे। चलिए समाप्त करते, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।